Hello students, welcome back to this channel. And in this video, after the president and governor, we are heading upon to Union Parliament of India. So in this parliament, before starting with this topic, I would like to tell you that we are having federal structure plus a bit of unitary features. So that is why it is called as quasi-federal. Here, by this quasi-federal, this means that in our country हम quasi-federal मतलब federal जैसे ही है but bit of unitary features है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है that we are having dual government. ड्यूअल गवर्नमेंट मीन्स एक गवर्नमेंट हमारे पास यूनियन में है और उसी के नीचे हायरार्की में वी आर हैविंग स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो. बट व्हेन इट कम्स टू कि क्या दोनों की जो पावर्स हैं वो इक्वल है, सो आई वुड से दैट नो, वी हैव गिवन द मोर पावर टू यूनियन एंड दैट इज़ वाई आवर यूनियन इज़ अ स्ट्रॉन्गर वन एज कम्पेयर टू स्टेट. तो जब स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर होने का मतलब एक तरह का यूनिटरी फीचर जहाँ पे हम यूनियन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, स्टेट को नहीं, बट फेडरल भी है क्योंकि हमने ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिफाइन कर रखा है. सो दैट मीन्स क्वासी फेडरल है, फेडरल जैसा बट कम्प्लीटली फेडरल नहीं होके. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वील डिस्कस अबाउट कि ये जो हमारा यूनियन है, यूनियन में वी आर हैविंग, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, ऑफकोर्स वी फॉलो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये तीन ब्रांचेस हैं. सो इन तीनों ब्रांचेस में डिफरेंट टास्क. लेजिस्लेटिव लॉ बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करेगी एंड जुडिशरी इज़ देयर फॉर इंटरप्रिटेशन. नाउ इन दिस यूनियन पार्लियामेंट पार्ट, दिस इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी. अब ये लेजिस्लेचर कहाँ का है? यूनियन का. सो वी हैड टू डिस्कस इन दिस टॉपिक कि लेजिस्लेचर जो यूनियन का है, दैट इज़ जिसको हम बोल रहे हैं, वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं पार्लियामेंट. इस पार्लियामेंट में कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन से लोग होते हैं, कितनी बॉडीज़ हैं, कितने टाइप्स में है ये, या फिर हम कह सकते हैं कैरेक्टर कैसा है उनकी बॉडीज़ का, प्लस उनका प्रोसीजर क्या है, कैसे लॉ एक्ट में कन्वर्ट होता है, किस तरह से हम उनके मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं या फिर इलेक्ट करते हैं, कितना टाइम पीरियड उनके पास होता है, वो कब कब उनकी प्रोसीडिंग्स किस हिसाब से होती हैं, कब किस तरह से दे मेक दैट बिल इनटू एक्ट properly for the people of our country. So this is the whole I would say the glimpse of whatever we are going to discuss further in the video. Coming on to the next slide, that is constitutional provisions. So in this constitutional provisions we are having part 1, that is of article 79 to 88, part 2 article 89 to 98, 3 is of 99 to 108 and 4th is of 109 to 122. So this overall part is a glimpse of that what actually this provisions in the constitution deal about parliament. So firstly, part 5th, article 79 to 122 is all about that what is parliament. What is parliament means what is the legal architecture of union parliament. This means कि structure क्या है parliament का. parliament में ये जो जितने भी articles हैं ये हमें बताएंगे कि कॉम्पोजिशन क्या होता है, पावर्स और प्रिविलेजेस क्या हैं, और जब हम किसी बिल को एक्ट में कन्वर्ट करते हैं व्हाट इज़ द प्रोसीजर, फॉलो अप क्या होता है. सो इन दैट केस दीज आर द आर्टिकल्स विच विल हेल्प इन टू. कमिंग ऑन टू फ्रॉम 79 टू 88. सो फर्स्टली अंडर आर्टिकल 79 हमें बताएगा दैट इन आर पार्लियामेंट वी आर हैविंग प्रेसिडेंट, लोकसभा and Rajya Sabha. The word they have used in our constitution for Lok Sabha it is House of the People and for Rajya Sabha they have used Council of States. तो अगर हम इन तीनों का कॉम्प्रिहेंसिव एक बॉक्स बना दें तो समझ लो यही पार्लियामेंट है, राइट. नेक्स्ट इज आर्टिकल 80. आर्टिकल 80 बताता है कि ये जो लोकसभा है दैट इज़ हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा दैट इज़ काउंसिल ऑफ स्टेट्स. सो 80 टॉक्स अबाउट राज्यसभा कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कितने मेंबर्स होंगे
उन मेंबर्स का नॉमिनेशन कैसे होगा, मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कैसे उन्हें हम इलेक्ट करेंगे, एंड व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट आता है 81। 81 टॉक्स अबाउट लोकसभा, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल में कितने मेंबर्स होंगे टोटल, उन मेंबर्स का डिवीज़न की स्टेट से कितने होंगे और हमारी यूनियन टेरिटरी से कितने होंगे, कैसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड होंगी, एक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, दिस इज़ ऑल्सो बीइंग डिफाइंड हियर। कौन से कंसेंसस की पॉपुलेशन लेके हम डिसाइड करेंगे कि कितनी सीट्स हमें अभी रखनी है। 82 टॉक्स अबाउट कि जैसे इफ़ इट इज़ मैंशनड इन आर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन कि हम 1971 के सेंसस से स्टिक करेंगे। सो 82 टॉक्स अबाउट कि ये जिस भी सेंसस से हम स्टिक कर रहे हैं तो अगला वाला सेंसस जिसे हमें आगे के लिए फॉलो करना है, अगर वो सेंसस आ जाता है तो हम किस तरह से अपनी सीट्स को रीएडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ईच सेंसस के बाद जो एलोकेशन होता है दैट कैन ऑल्सो बी रीएडजस्टेड। 83 टॉक्स अबाउट ड्यूरेशन कितना होगा पार्लियामेंट का, ये सब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में वील सी कि लोकसभा है तो कितना टाइम पीरियड है, राज्यसभा है तो उनका कितना टाइम पीरियड है, मेंबर्स कितने टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं। 84 इज़ अबाउट क्वालिफिकेशन, वो भी आगे आ जाएगा। एंड क्वालिफिकेशन इज़ लाइक कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिफिकेशन दिया है कि दोनों, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ही विल बी कॉल्ड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट क्या होनी चाहिए, दिस ऑल्सो हैज़ बीन डिफाइंड हियर। सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, सेशंस कौन बुलाता है, किसके पास पावर है, दिस ऑल इज बीइंग एड्रेस्ड लेटर ऑन। नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल 89 टू 98। 89 टू 98 में वी आर हैविंग बेसिकली ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, और ऑफिसर्स में आ जाएगा आपका चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इनके पास पावर्स क्या होंगी, इनको कितना अमाउंट मिलेगा, दैट मीन्स सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, जो कुछ भी है ये इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट क्या होगा, दिस ऑल हैज़ बीन डिफाइंड अंडर 89 टू 98। Next comes 99 to 108. This talks about business, conduct of business. This means कि जैसे ही हमने जो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स थे उनको इलेक्ट कर लिया, अब when they'll take oath, oath is mentioned in article 99. अब उन्होंने oath ले ली, oath लेने का काम है बिफोर द प्रेसिडेंट एक डिफाइंड फॉर्म सेट है जो कि 3rd शेड्यूल में है, एक सेट ऑफ वर्ड्स है, बस वही जाकर दे हैव टू स्पीक अप एंड दैट मीन्स दे आर स्वेयरिंग ऑन कि अब जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस सीट में दे हैव टू फॉलो दैट। फ्रॉम 100 to 108 दे हैव टॉक्ड अबाउट कि कैसे प्रोसीजर्स चलेंगे, जैसे वोटिंग हो रही है या डिस्कशन हो रहा है या मे बी एक सेट प्रोसीजर है कि हम किस तरह से इस बिल को एक्ट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे वो हाउसेस से ट्रांसफ़र होगा, प्रोरोगेशन हो गया है तो क्या होगा, सीट्स वेकेंट है तो क्या होगा, अगर किसी मेंबर ने अपना जो पार्टी की जो मेंबरशिप थी उसको चेंज कर लिया तो तब क्या होगा, दैट मीन्स डिसक्वालिफिकेशंस, अगर डिसक्वालिफिकेशन है तो डिसाइड कौन करेगा, एवरीथिंग इज गिवन अंडर 99 to 108। नेक्स्ट आता है योर 109 to 122। 109 to 122 टॉक्स अबाउट कि अगर कोई स्पेशल प्रोसीजर है, कोई बिल्स पास होते हैं, क्योंकि देखो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का प्योर काम है किसी भी बिल को प्रपोज करना और उस बिल को एक्ट में लेटर ऑन कन्वर्ट करना। तो ये ऐसे देखने में तो बहुत आसान प्रोसीजर है बट इट हैज़ न्यूमरस नंबर ऑफ स्टेजेस जिससे उसको पास होना पड़ता है। सो फ्रॉम दिस आर्टिकल 119 to 122 इट टॉक्स अबाउट बेसिकली मनी बिल है तो कैसे पास होगा, प्रेसिडेंशियल एसेंट कैसे मिलेगी, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज़ ऑल्सो देयर। फिर आता है आपका बजट भी इसी में आ जाएगा कि बजट आता है तो बजट में क्या क्या चीज़ें होंगी, प्रोसीजर क्या होगा, व्हाट आर एप्रोप्रिएशन बिल्स की बजट पास हो गया, अब उसका पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड से तो वो पैसे निकलेंगे कैसे, ग्रांट्स कैसे मिलेगा, दीज आर द प्रोसीजर्स गिवन अंडर these articles। 118 talks about rules of procedure, that means कि जो भी generalized rules हैं कि राज्यसभा लोकसभा अपने अपने रूल्स डिसाइड कर लेंगे दैट उन्हें किस तरह से अपने बिजनेस को कंडक्ट करना है। तो ये जो पावर दी गई है, ऑफ कोर्स अगर प्रेसिडेंट है तो उनके कंसल्टेशन के साथ चेयरमैन और स्पीकर इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। अगर जॉइंट सिटिंग होती है तो ये तीनों बैठ के डिसाइड करते हैं कि नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। So this is all the generalized rules made।
119 टॉक्स अबाउट कि जब कोई फाइनेंशियल बिजनेस को लेके, स्पेसिफिक फाइनेंशियल रूल्स को लेके जो भी वो अपना काइंड ऑफ एक उन्होंने गाइड बना लिया कि दैट हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, सो दैट इज़ रिगार्डिंग स्पेसिफिक फाइनेंशियल रूल्स। 120 टॉक्स अबाउट कि लैंग्वेज क्या यूज़ होगी, तो इन लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश यूज़ होती है। सो इंग्लिश को पहले बोला गया था दैट इंग्लिश हम सिर्फ तब तक रखेंगे जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेट से 15 ईयर्स ऐड कर लो। दैट मीन्स 1950 में जब मतलब इन प्रोसेस आया तो प्लस 15 ईयर्स, दैट इज़ 1965, सिर्फ 1965 तक हम इंग्लिश यूज़ करेंगे, इसके बाद हम ये इंग्लिश वर्ड को हटा देंगे। बट तब तक क्या हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट आ गया, उसमें इंग्लिश वाज आल्सो द ऑफिशियल लैंग्वेज, इसलिए हमने इस चीज़ को फॉलो अप नहीं किया। तो हिंदी और इंग्लिश इज़ अलाउड, बट इन केस अगर कोई ऐसा पर्सन है हु इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन हिंदी और इंग्लिश, तो उस जगह पे अगर ही इज़ इन राज्यसभा तो चेयरमैन और लोकसभा में है तो स्पीकर, वो उनसे पूछ के अपनी मदर में भी ही कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट आता है 121 एंड 122। सो दिस टॉक्स अबाउट रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कोर्ट्स पे, लिमिटेशंस ऑन कोर्ट्स। देखो ये 3 बॉडीज़ हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो डिफरेंट बॉडीज़ हैं, डिफरेंट टास्क है, दैट इज़ समझ लो डिसेंट्रलाइजेशन है, एक ही जगह पे अगर पावर होगी तो कह लो आर्बिट्रेरीनेस का जो चांस है वो बढ़ जाता है। सो इन दैट केस हमने तीनों डिफरेंट काम तीनों अलग अलग ब्रांचेस को दे दिया है। बट देखा जाए तो हमारे लेजिस्लेचर में कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का भी रोल आ जाता है। अगर बात करें कि अगर लेजिस्लेचर है, काम तो लॉ बनाना है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, लॉ को इम्प्लीमेंट कराना है, जुडिशरी है, लॉ को इंटरप्रेट करना है, तो देयर इज़ कनेक्शन बट ओवरलैपिंग ना हो, आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो कि आप दूसरे का काम करने लग जाओ। इन दैट केस हमने ब्रांचेस को अलग अलग कर रखा है। बट समवेयर यहाँ पे इनको अलग अलग करने का जो रीज़न है वो ये भी है कि ये एक दूसरे पर चेक लगा सकते हैं, दे आर कीपिंग चेक ऑन ईच अदर, जिसमें से जुडिशरी इज़ द मेन बॉडी विच इज़ डूइंग दैट। जुडिशरी का काम है जुडिशियल रिव्यू लगाना लेजिस्लेटिव के एक्शंस पे, एग्जीक्यूटिव के एक्शंस पे कि कहीं ऐसा तो नहीं अल्ट्रा वायर्स जा रहे हैं या फिर कुछ मैलाफाइड इंटेंशंस हैं या फिर कुछ भी एनीथिंग कलरेबल लेजिस्लेशन है या फिर आपने अपनी पावर के बियॉन्ड कुछ काम किया, तो चेक लगाना काम है जुडिशरी का। बट हर जगह जुडिशरी को भी इन्वॉल्व नहीं करना है, जैसे इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, जैसे जो भी डिस्कशन चल रहा है पार्लियामेंट में उस चीज़ को लेके कोई भी पर्सन वहाँ कोर्ट नहीं जा सकता, बिकॉज ये पार्लियामेंट का डिस्कशन है। वाई एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे आर लाइक इंटरफेयरिंग इन द प्रोसीडिंग्स, राइट। अब आता है अगर मान लो कोई भी प्रोसीडिंग है जो पार्लियामेंट में चल रही है और कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, जो कि हमने 119 और 120 में खुद से बना दिया था, 118 में हमने खुद से कोई प्रोसीजर बनाया था, दैट इज़ लोकसभा और राज्यसभा ने कोई प्रोसीजर बनाया, कोई बिल एक्ट में कन्वर्ट हो गया, हो सकता है उसने बीच में एक जो प्रोसीजर था, एक जो स्टेप था उसको फॉलो नहीं किया होगा। इन दैट केस उस चीज़ को भी हम कोर्ट के पास नहीं लेके जाएंगे, कोर्ट इंक्वायर नहीं करेगी अबाउट एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। सो दिस वाज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं आगे, क्या क्या हमें आगे इस वीडियो में कवर करना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज़ द बेस ऑफ दैट वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पार्लियामेंट। नाउ नेक्स्ट कम्स इज कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट विच आई डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि पार्लियामेंट में होता कौन कौन है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट कि पार्लियामेंट में कौन कौन सी 2 बॉडीज़ होंगी, दैट इज़ सबसे पहले तो हो गए हमारे प्रेसिडेंट के बाद आता है हाउस ऑफ द पीपल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लोकसभा एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स विच इज़ कॉल्ड एज राज्यसभा। टोटल मेंबर्स 530 स्टेट्स के मेंबर्स होंगे, 20 यूनियन टेरिटरीज़ के मेंबर्स होंगे एंड 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनीज़। सो ये जो एंग्लो इंडियन नॉमिनीज़ थे दीज वर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो उस टाइम पे वी वर हैविंग अराउंड 552 मैक्सिमम people which we can keep in our Lok Sabha. Maximum strength was 552. बट जैसे ही 104th अमेंडमेंट एक्ट आया 2020 में, इन्होंने इस चीज़ को रिपील कर दिया। रिपील क्या किया कि ये जो एंग्लो इंडियन वाली सीट्स हैं इनको अब नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, इनको हमने टोटली हटा दिया, दैट इनकी अब हमारे पास कोई भी नीड नहीं है। सो ओवरऑल अब ये जो 552 है ये चेंज होके बन गया 550, राइट। सो अब स्ट्रेंथ है 550।
अगर हम प्रेजेंट की बात करें, वी आर हैविंग 543 इलेक्टेड मेंबर्स, राइट। अब ये जो टर्म है इन मेंबर्स का, ये डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। जैसे आप 18+ होंगे, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको राइट टू वोट का एक एक्सक्लूसिव राइट मिलेगा कि आप किसी को भी अपनी मर्ज़ी से वोट कर सकते हो। जो जब ये वाली वोटिंग होगी फॉर लोकसभा, दिस इज़ डायरेक्ट इलेक्शन। आप डायरेक्ट वोट कर रहे हो अपने स्टेट से, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। यू आर सेंडिंग समवन जो डायरेक्ट लोकसभा में जाके बैठेगा, दैट मीन्स सेंटर की पार्लियामेंट में बैठेगा। तो यहाँ पे जितने भी लोगों को हम भेजते हैं, अब ऑफकोर्स लोकसभा है, एक साथ इलेक्शन हुए, एक साथ रिजल्ट निकला, एक साथ इनका ओथ होता है, तो दे एंटर ऑन टू ऑफिस टुगेदर। सो दिस फॉर ड्यू टू दिस थिंग इट इज़ सब्जेक्ट टू 5 years, 5 साल। अगर सब कुछ ठीक चलता रहता है तो ये जो लोकसभा का टाइम पीरियड है ये 5 साल रहेगा। सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन मीन्स अगर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए इन 5 सालों में, तो ओवरऑल 5 साल का टाइम पीरियड के लिए ये लोकसभा रहती है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई कि देयर इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर प्रूव हो गया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है फेल हो गई, तो उस केस में डिसॉल्व होती है। अब ये जो डिसोल्यूशन है ये सबका एक साथ होता है, बिकॉज दे हैव बीन इलेक्टेड टुगेदर। द लोकसभा इज़ अ टेम्परेरी बॉडी, इसीलिए इसे डिसॉल्व भी किया जा सकता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू कि इनका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। क्वालिफिकेशन में सबसे पहला तो यही बनता है कि वो सिटीज़न होना चाहिए, प्लस वो 25 ईयर्स का एटलीस्ट होना चाहिए। 25 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए, राइट। 25 ईयर्स या उससे ज़्यादा होगा, प्लस या अगर मान लो कि पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि हम कोई और अदर क्वालिफिकेशंस भी ले सकते हैं, तो वो बाय लॉ उस चीज़ को पास करेगा। टिल देन इट इज़ सिटीजनशिप, एंड नेक्स्ट इज़ कि 25 ईयर्स ऑफ एज। अब आता है ये जो स्पीकर है ये कौन है। ही इज़ अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो उस हाउस में यानी कि जो लोकसभा है उसमें बाकी चीज़ों को, जो भी प्रोसीजर है उनको कंटिन्यू कराएगा। स्पीकर के बाद देयर इज़ डेप्यूटी स्पीकर ऑल्सो। ये आपस में ही जो भी उनके मेंबर्स हैं वहीं से डिसाइड हो जाता है दैट कौन स्पीकर होगा और कौन डेप्यूटी स्पीकर होगा। कभी कभी अगर स्पीकर नहीं है तो उसकी जगह पे डेप्यूटी स्पीकर एक्ट्स एज स्पीकर, और अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो किसी और पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। यहाँ पे इसका भी रिमूवल हो सकता है, ये खुद भी रिज़ाइन कर सकता है। रिज़ाइन कर रहा है स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर को करेगा, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को रिज़ाइन दे देगा। अगर मान लो कि कभी कुछ ऐसा होता है कि इनको रिमूव करना है इनके ऑफिस से, उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करना होगा जिसमें जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो बाय मेजॉरिटी इस चीज़ का रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हमें इनको हटाना है। अब उस रेजोल्यूशन के पास करने के पहले 14 डेज प्रायर नोटिस दिया जाएगा टू द स्पीकर कि नाउ हमारा इंटेंशन है कि हम एक रेजोल्यूशन डालने वाले हैं आपको हटाने के लिए। सो इन दैट केस जो ये स्पीकर है इनको टाइम पीरियड मिलता है 14 डेज़ का। एटलीस्ट 14 डेज़ पहले उनको नोटिस चला जाना चाहिए। देखो अगर हाउस ऑफ द पीपल, ये पर्सन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मान लो कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई। अब जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो हर कोई अपनी सीट को वेकेट कर देता है, बट स्पीकर नहीं करता है। रीज़न इज़ कि अब ये जो डिसॉल्व हो गई लोकसभा, इसके बाद एक दोबारा इलेक्शन होगा, दूसरी नई लोकसभा आएगी। अब नई लोकसभा आएगी तो उनको डिसाइड करने में टाइम लगेगा दैट अब स्पीकर कौन है, तो वो टाइम वेस्ट ना हो और हम दोबारा से कोई एक ऐसा पर्सन हमारे पास ऑलरेडी हो जो मैनेज कर पाए चीज़ें, जो हेड कर पाए चीज़ें। उसके लिए हम पिछले वाले स्पीकर को रखते हैं जब तक कि पहली मीटिंग आफ्टर डिसोल्यूशन नई लोकसभा की ना हो जाए। जब पहली मीटिंग हो जाती है उसमें दे डिस्कस ऑन कि नई नाउ हु विल बी द नेक्स्ट स्पीकर, वो उसी को कंटिन्यू भी करा सकते हैं। ऑफ कोर्स इफ़ ही इज़ नाउ द मेंबर ऑफ दैट लोकसभा, कंटिन्यू भी हो सकता है। अगर इस बार वो नहीं है मेंबर तो इन दैट केस वो किसी और मेंबर को चूज़ कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ कि 543 सीट्स वी आर हैविंग एंड दिस इज़ द 18th करंट लोकसभा जो कि 2024 में इलेक्शंस हुए थे उससे बनी है। 1952 में पहली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 1951-52। जैसे देखो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया, इम्प्लीमेंट करवाया गया, 51 में इलेक्शंस हुए और 52 में एक नई लोकसभा बनी। सो आफ्टर दिस 1952 ये 18th लोकसभा है। फर्स्ट वॉज इन 1952। नेक्स्ट अब हम आते हैं राज्यसभा पे। इन राज्यसभा वी आर हैविंग टोटल ऑफ मैक्सिमम ऑफ
250 members. In this 250 members, we are having 238 elected members from this, from you can say chosen indirectly, and then 12 members are nominated by the president. So now ये जो 238 मेंबर्स हैं ये स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी सबसे लिए जाएंगे, और ये जो 12 मेंबर्स हैं ये प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा. टोटल स्ट्रेंथ 250 है, बट प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो अभी की राज्यसभा है उसमें हमारे पास 25 मेंबर्स हैं. नाउ अब बिफोर गोइंग इनटू द टर्म आई एम गोइंग इनटू कि इलेक्ट कैसे होते हैं. यहाँ पे वी वर इलेक्टेड बाय, जो भी मेंबर्स थे दे वर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन, सिटीजन्स इलेक्ट कर रहे थे. बट हियर देयर इज इनडायरेक्ट इलेक्शंस बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. इसका मतलब होता है दैट इन दिस जो हमारे MLAs हैं, हर एक स्टेट के जो MLA होंगे उन MLAs की वोटिंग होगी. सो MLA वोट कैसे करेंगे? इनडायरेक्ट वोटिंग है ना. सी सिटीजन्स आर नॉट वोटिंग बट द MLAs आर वोटिंग. तो MLA बेस्ड होता है. MLA बेस्ड में दे आर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब जितना लार्जर स्टेट उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, जितना छोटा स्टेट उसी हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन. तो जैसे अगर यूपी है, बड़ा स्टेट है, ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो उसके ऑफकोर्स सीट ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द गोवा जो कि छोटा स्टेट है. नाउ कम्स ऑन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है, जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ कि मान लो यहाँ पे हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं A, B एंड C. अब हमें इनको राज्यसभा में वी आर डिसाइडिंग कि मतलब MLAs का वोटिंग हो रही है कि हमें अपने में से किसी को राज्यसभा में भेजना है. सो नाउ दे विल वोट. एक एग्जांपल ले लेते हैं, इन्हें 100 वोट्स मिले, इन्हें 70 मिले, इन्हें 30 मिले. तो होता क्या है, देयर इज़ अ स्लिप, उसमें देयर आर प्रेफरेंसेस मेंशन. तो प्रेफरेंसेस में फर्स्ट प्रेफरेंस चेक करी जाएगी जब हम वोट काउंट करेंगे. फर्स्ट प्रेफरेंस में A को 100 मिल गए, B को 70, C को 30, बट टोटल कितना है 200. चाहिए कितना है मेजॉरिटी के लिए? 101. किसी की भी मेजॉरिटी अभी हमें नहीं मिली है. इन दैट केस हम करेंगे क्या, ये दो तो प्योरली पास्ड हैं क्योंकि इनके हायर वोट्स हैं. जो सबसे लीस्ट वोट वाला पर्सन है उसको हम डिसक्वालीफाई कर देंगे, दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू विन एट ऑल. अब बट इसको 30 वोट्स तो मिले थे, 30 स्लिप्स वेस्ट हो जाएंगी. तो इन 30 स्लिप्स में नाउ व्हाट वी डू इज़ कि जिनमें C वॉज द फर्स्ट प्रेफरेंस, उन स्लिप्स में से हम सेकेंड प्रेफरेंस काउंट करेंगे. सेकेंड प्रेफरेंस या तो A होगा या तो B होगा. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आउट ऑफ 30 20 वोट्स A को मिले, 10 वोट्स B को मिले. तो नाउ द काउंट इज़ 120 80. सो अब 101 नीडेड था, 120 मिल गया. A हैज़ गॉट द सीट इन दिस राज्यसभा. सो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. वोट्स इसमें वेस्ट भी नहीं होते हैं एंड सिंगली ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं. नाउ विल कम ऑन कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है मेंबरशिप के लिए. अगेन सिटीज़न होना चाहिए एंड फॉर राज्यसभा मिनिमम 30 ईयर्स का होना चाहिए. इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको हम चेयरमैन बोलते हैं, और ये जो चेयरमैन है ये अलग से कोई नहीं होता है बट ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एक्स ऑफिशियो इनको सीट मिलती है. एक्स ऑफिशियो मीन्स ऑटोमेटिकली कोई भी जो एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली विल बी हेडिंग राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट. वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन की तरह एक्ट करेगा. नाउ दिस बॉडी इज़ अ बॉडी विच इज़ कॉल्ड एज परमानेंट. परमानेंट क्यों है? यहाँ पे हर मेंबर 6 ईयर्स के लिए अपॉइंट होगा, एवरी मेंबर. जैसे अब ये जो 245 मेंबर्स हैं ये एक साथ नहीं आते हैं, ये इनका जो अपॉइंटमेंट है ये एक साथ नहीं है. जैसे ही अपॉइंट होंगे 6 साल का टाइम पीरियड है ईच मेंबर के अकॉर्डिंग. और ये चेंज ये परमानेंट क्यों है? क्योंकि हम कर क्या रहे हैं कि 1/3 को हम हर 2 साल में रिटायर कर दे रहे हैं. तो बचता है हमारे पास 2/3. अब इस 2/3 में जो इन 2/3 में किसी का 4 ईयर बचा होगा, किसी का 6 ईयर बचा होगा. सो ये रोटेशनल चलता है दैट 1/3 कीप ऑन रिटायरिंग. जो रिटायर हो गए सीट्स वेकेंट हो गई, नए लोग आ गए. अब आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो नेक्स्ट लॉट है 1/3 का वो फिर रिटायर होता है 2 साल बाद. तो इस तरह से रोटेशन चलता है. तो ऐसा कभी नहीं होता है कि राज्यसभा एकदम खाली हो, उसमें मेंबर्स रहते हैं. इसीलिए ये परमानेंट बॉडी है एंड इट कैन नेवर बी डिसॉल्व. ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी. भले लोकसभा डिसॉल्व हो जाए बट राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है.
नाउ कम्स, जैसे चेयरमैन है वैसे ही डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन जो भी चेयरमैन का काम है, जो भी उनके प्रोसीजरल वर्क्स हैं, जो भी उनका हेडिंग या लीडरशिप है, वो सब कुछ अगर चेयरमैन नहीं प्रेजेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन करेगा। कभी कभी क्या होता है, इफ़ प्रेसिडेंट इज़ नॉट देयर तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह पे अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है प्रेसिडेंट के। सो इन दैट केस ये जो एक्स ऑफिशियो वाली चीज़ है, ये चेयरमैन की सीट खाली हो जाएगी क्योंकि वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है, तो उस चेयरमैन की जगह डेप्यूटी चेयरमैन विल बी एक्टिंग। सेम चीज़ें हैं जैसे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर में था, रिज़ाइन भी कर सकते हैं, एक रेजोल्यूशन भी पास हो सकता है उनको हटाने का, 14 डेज़ नोटिस यहाँ पर भी उन्हें देना पड़ेगा। नाउ कम्स कि ये जो इनका रिमूवल है या जो इंटेंशन है रिमूवल का, इन सब के लिए दे हैव टू गिव 14 डेज़ प्रायर नोटिस, जिससे कि दे कैन परफॉर्म, दे कैन मेक देयर ओन, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमें दोनों साइड सुनना चाहिए, उस पर्सन को भी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देना चाहिए सो दैट दे कैन डिसाइड ऑन व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट। एक इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि हम प्रेसिडेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा हमने ऑलमोस्ट यहाँ कवर कर लिया है। एक है 98 आर्टिकल। 98 टॉक्स अबाउट सेक्रेटेरिएट। दोनों हाउसेस के अपना एक सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा। सेक्रेटेरियल स्टाफ मतलब वो स्टाफ जिसका काम है कि वो कह सकते हो कि ओवरऑल इन हाउसेस में चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को मैनेज करना, जो स्टाफ का काम होता है। अब यहाँ पे जो भी स्टाफ है, देखो पहले तो डिफरेंट स्टाफ्स होंगे, दोनों हाउसेस के अपने अपने स्टाफ होंगे। यहाँ पे प्रेसिडेंट अगर लोकसभा है तो स्पीकर के साथ डिसाइड करेगा कि रिक्रूटमेंट क्या होना चाहिए, कंडीशंस कैसी होंगी, हमारा जो स्टाफ है उसको काम क्या करना होगा। और अगर सेम गोज़ फॉर राज्यसभा तो चेयरमैन के साथ डिस्कस करेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज़ प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है इन दिस पार्लियामेंट। वेरी इंटीग्रल पार्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। रीज़न क्या है, सिंपल एक बहुत लेमैन चीज़ से समझो कि प्रोसेस है। एक ऑर्डिनरी बिल का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं कि वो लोकसभा से इनिशिएट हुआ, पहले हाउस से, किसी भी हाउस से। ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस से इनिशिएट हो सकता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि लोकसभा से इनिशिएट हुआ। इस हाउस में जब उस बिल को लाया गया तो इस हाउस में चाहिए होगी मेजॉरिटी। मान लो मेजॉरिटी से वो बिल पास हो गया। मेजॉरिटी सिंपल भी हो सकती है, स्पेशल भी हो सकती है। सिंपल है तो 50% से ज़्यादा, और अगर स्पेशल है तो 2/3। सो नाउ कम्स, अब वो अगले हाउस में जाएगा, दैट इज़ राज्यसभा में गया है। राज्यसभा यानी जो अगला हाउस जिसमें भी गया हुआ है, अब इसके पास ऑप्शन है कि या तो उसको एज इट इज़ पास कर दे, या फिर वो इसको एक बार बोले कि ये रिकमेंडेशंस हैं, प्लीज़ सी इनटू इट। नाउ लोकसभा के पास ऑप्शन है कि वो इन रिकमेंडेशंस को मानता है या फिर नहीं मानता। अगर उसने इस रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया, फुली एक्सेप्ट भी कर सकता है, पार्शियल एक्सेप्ट भी कर सकता है, और नहीं भी कर सकता है। तीनों ऑप्शंस हैं। लोकसभा के ऊपर है कि उसने चेंज किया नहीं किया, जैसे भी उसने दोबारा से वो बिल राज्यसभा को फॉरवर्ड कर दिया। नाउ राज्यसभा के पास ऑप्शन है विद होल्ड करे या फिर पास करे। एक हम आइडियल सिचुएशन लेते हैं कि राज्यसभा ने उस बिल को पास कर दिया। नाउ अब ये राज्यसभा के बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो अब कोई भी बिल हो या फिर कोई भी एक्ट हो, वो तभी कन्वर्ट होगा इनटू दिस एक्ट, यानी कह लो कोई भी लॉ है या बिल है वो तभी कन्वर्ट होगा एक्ट में जब उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाएगी। तो देखो पार्लियामेंट ये ओवरऑल राइट, यहाँ से पास हुआ, यहाँ से पास हुआ, यहाँ से भी पास होना ज़रूरी है। जब तक यहाँ से एसेंट नहीं मिलेगी इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्ट। अब आते हैं कि प्रेसिडेंट को का जो रोल है पार्लियामेंट में वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट अपनी यूज़ करता है वाइल परफॉर्मिंग द लेजिस्लेटिव ड्यूटीज़। पहला आता है समनिंग या फिर प्रोरोगेशन। आर्टिकल 85 में मेंशन्ड है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये उसका काम है कह लो समन करना। समन करने का मतलब होता है दैट ही इज़ कॉलिंग, बुला रहा है, कॉलिंग पार्लियामेंट टू मीट, और उसको जब ठीक लगेगा वो तब बुला सकता है पार्लियामेंट कि चलो आओ बैठते हैं डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ समनिंग। अच्छा, समन कब कब करेगा, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि दो सेशंस के बीच 6 मंथ्स से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए।
अगर 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं करना है तो मान के चलो एक ईयर में एटलीस्ट 2 बार तो पार्लियामेंट मिल रही है। नाउ डिपेंड्स ऑन कि उस पार्लियामेंट ने खुद क्या डिसाइड कर रखा है कि हम कितने टाइम में मिलेंगे, ओवरऑल क्या डिस्कशन हो रखा है, दैट इज़ डिफरेंट, वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर उनके खुद के हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये जो गैप है सेशन के बीच में, ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप साल में 2 बार तो एटलीस्ट मिल रहे हो। तो ये जो मिलना है ये प्रेसिडेंट बुलाता है कि चलो अब मिलते हैं। और रीज़न क्या है इसका कि प्रेसिडेंट इज़ एक्टिंग एज अ हेड, जहाँ पे ही इज़ कॉलिंग कि चलो पार्लियामेंट की हम मीटिंग रखते हैं। नाउ नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, दैट इज़ प्रोरोग्स एंड डिसॉल्व्स। प्रोरोगेशन का मतलब है उस सेशन का एंड करना जो चल रहा है। जैसे प्रेसिडेंट ने कॉल किया, सेशन बैठा, अब वो सेशन कुछ दिन चलेगा बिकॉज डिस्कशंस हैं, एक दिन में तो ख़त्म नहीं होता, नंबर ऑफ डेज आर डिसाइडेड। अब जब वो ख़त्म हो रहा है उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। प्रेसिडेंट दोनों हाउसेज में प्रोरोगेशन डिक्लेयर करता है। प्रोरोगेशन मतलब अब हम लोकसभा का सेशन ख़त्म कर रहे हैं, अब हम नेक्स्ट मिलेंगे, या हम राज्यसभा का सेशन ख़त्म कर रहे हैं, अब हम नेक्स्ट अगले सेशन में मिलेंगे। इस केस में जब भी सेशन एंड हो रहा है दैट डजंट मीन्स डिसोल्यूशन। सेशन एंड हो रहा है, थोड़े टाइम बाद हम फिर मिलने वाले हैं, मतलब अगले 6 महीने कंप्लीट नहीं होंगे, हम उसके पहले ही मिल जाएंगे, दैट इज़ प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन में जो भी बिल्स पेंडिंग होते हैं वो लैप्स नहीं होते। हम जब अगले सेशन में मिलेंगे हम उन बिल्स पे डिस्कशन दोबारा करेंगे। नाउ कम्स डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब यू आर एंडिंग द लाइफ ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। वाई आई एम सेइंग हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि राज्यसभा डिसोल्यूशन में जाती ही नहीं है, उसका डिसोल्यूशन होता ही नहीं है। तो जिस हाउस का डिसोल्यूशन होता है लोकसभा का, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि लोकसभा का डिसोल्यूशन हो सकता है तो एंड करता है उसकी लाइफ को। तो प्रेसिडेंट बताएगा कि ये जो हाउस ऑफ द पीपल है ये डिसॉल्व हो गई है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज़ कि जब हमने डिसॉल्व कर दिया तो बिल्स का क्या होगा। तो जितने भी पेंडिंग बिल्स लोकसभा में होंगे वो लैप्स कर जाएंगे। अब अगर नई लोकसभा आएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स डिसॉल्व कर दिया गया है तो नया इलेक्शन होगा, नई लोकसभा आएगी, तो जब नई लोकसभा आएगी वो अपने खुद के बिल्स इनिशिएट करेगी एज इट थिंक्स फिट, कि और जिस भी अकॉर्डिंग उन्हें ठीक लग रहा है वो नए बिल्स इनिशिएट करेगी, नए प्रपोजल्स लेके आएगी। जो पेंडिंग या पुराने जो बिल्स होंगे वो लैप्स कर जाएंगे। सो लाइफ ख़त्म, दैट मीन्स डिसोल्यूशन के बाद लोकसभा का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ कम्प्लीटली ऑफ। सो नाउ अब ये जितना भी प्रेसिडेंट काम कर रहा है, समनिंग, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, ही इज़ एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रेसिडेंट्स वीडियो दैट प्रेसिडेंट इज़ अ नॉमिनल हेड। रीज़न इज़ कि जो रियल हेड है दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर ऑलवेज एडवाइसिंग प्रेसिडेंट। तो जब भी प्रेसिडेंट कुछ भी एक्शन करेगा जाएगा वो प्रेसिडेंट की ही साइड से। जो अथॉरिटी है दैट इज़ प्रेसिडेंट, बट ही विल act on the aid and advice of council of ministers. This means कि जो भी ये लोग कह रहे हैं प्रेसिडेंट को वही करना है, ही इज़ बाइंडिंग ऑन टू दैट एडवाइस। नाउ नेक्स्ट आता है एड्रेस टू पार्लियामेंट। एड्रेस टू पार्लियामेंट इज़ गिवन अंडर 87, जो कहता है अ काइंड ऑफ स्पेशल एड्रेस है। इस स्पेशल एड्रेस मतलब जैसे ही जनरल इलेक्शन हुआ, पहला सेशन हुआ, एक मान लो नया सा इलेक्शन हुआ है और नई लोकसभा आई है, तो जब नई लोकसभा आई है तो जैसे ही उसका कमेंसमेंट होगा प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा हाउसेस को, बोथ द हाउसेस विल बी एड्रेस्ड। सो इन दैट केस एक तो एड्रेस करेगा जब नया आया है, नया लोकसभा बना है, दोनों हाउसेस को एड्रेस किया, और दूसरा क्या है एट द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। वही लोकसभा है बट साल में पहली बार मिल रही है। जैसे मान लो 3 बार 2025 में 3 बार मिली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब अगेन 2026 में भी तो मिलेगी, यहाँ से उसके सेशन ख़त्म हो गए इस साल के, अब अगली बार मिलेगी। तो ये जो फर्स्ट टाइम वाला है जो हर साल के पहली बार मिल रहा है, तो अब 2027 में फिर मिलेगी, क्योंकि अभी तक चल रही है गवर्नमेंट, अभी तक डिसोल्यूशन नहीं हुआ है। तो पहला सेशन एक तो हो गया जिस साल से पहली बार आया है उस साल, प्लस हर साल का पहला सेशन। इसमें दिस प्रेसिडेंट
शैल एड्रेस बोथ द हाउसेस। और डिस्कशन क्या होता है, डिस्कशन होगा कि अब आगे प्रोसीजर्स क्या फॉलो करने हैं, आगे हमें क्या डिस्कशन करना है, हमारा आगे का लेजिस्लेटिव एजेंडा क्या होगा, पॉलिसी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, हम किन किन चीज़ों पे काम करेंगे, कहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए, किस तरह के बिल्स लेके आओ, इसका जो ओवरऑल डिस्कशन है ये प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को करेगा। नेक्स्ट आता है एसेंट टू द बिल्स। एसेंट टू द बिल्स मतलब यहीं से हमने देखा था दैट इन दिस प्रेसिडेंट इज गिविंग द एसेंट टू द बिल्स पास्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को हमने इतना पावर क्या दे रखा है, प्रेसिडेंट का काम है बिल्स पे एसेंट देना। बिल्स पे एसेंट ऐसे नहीं होगी, देयर आर 3 वेज, देयर आर 3 ऑप्शंस जो कि प्रेसिडेंट के पास होते हैं। पहला ऑप्शन कहता है दैट ही मे गिव एसेंट। बिल आया, सीधा सीधा एसेंट दे दिया कि चलो ठीक है, हमें ठीक लग रहा है, इसको कन्वर्ट कर दो। दूसरा आता है विद होल्ड एसेंट। विद होल्ड एसेंट मतलब अपने पास रोक के रखा है कि नहीं अभी इसको रोको, अभी हम इसको नहीं फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसमें कुछ कह लो फ्लॉज हैं या फिर बस पेंडिंग कर रखा है, नहीं पास किया ड्यू टू वॉट्स एवर रीजन्स। लास्ट आता है रिटर्न द बिल एक्सेप्ट मनी बिल फॉर रिकन्सिडरेशन। बिल रिटर्न भी कर सकता है, यहाँ से बिल अगेन रिकन्सिडरेशन के लिए जा सकता है, बट ये बिल मनी बिल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ऑर्डिनरी बिल या फिर फाइनेंशियल बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये 3 बिल्स हो सकते हैं बट नॉट मनी बिल। मनी बिल तो पास करना ही है। अब इसने रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा, मान लो रिकन्सिडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ऑफ कोर्स फुली पार्शली भी हो सकता है। प्रेसिडेंट कुछ रिकमेंडेशन देगा, उन रिकमेंडेशंस को कुछ रिकमेंडेशंस मानी भी जा सकती हैं, कुछ नहीं भी मानी जा सकती हैं, और मे बी बिल्कुल भी ना मानी जाए। सो नाउ जो भी आगे फॉरवर्ड किया जाएगा बिल, प्रेसिडेंट को वो पास करना ही है। सो एसेंट इज़ मैंडेटरी नाउ। सो इन दैट केस हम पावर तो देते हैं बट देयर आर सर्टन कंडीशंस अटैच टू इट कि प्रेसिडेंट को एसेंट देना इज़ कंपलसरी। अगर प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देता है तो वो बिल ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट आता है नॉमिनेशन पावर्स, जो अभी हम पहले पढ़ रहे थे कि जो हमारे राज्यसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर्स में 12 मेंबर्स को हम नॉमिनेट करते हैं। वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेशन का जो काम दिया है वो हमने प्रेसिडेंट को दिया है। प्रेसिडेंट देखता क्या है दैट जो भी डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स हैं या कह लो जो सिटीजन्स हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हैं या दे आर हैविंग अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी, उन्होंने ऐसा काम करा हुआ है जिसके लिए उनके पास बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या स्पेशल नॉलेज है। इट कैन बी इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, एनी एरिया। तो इनमें से वो कुछ लोगों को नॉमिनेट करता है टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि ये मेंबर्स नॉमिनेट करे जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर जो भी उनका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके लिए जो उनकी इम्पॉर्टेंट लीडरशिप है किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं वो बेस्ट काम कर रहे हैं। इन दैट केस उन मेंबर्स को हम नॉमिनेट करते हैं थ्रू प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स ये पहले लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के भी 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे, बट 104th अमेंडमेंट के बाद इस चीज़ को कैंसिल कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। सो अब एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन नहीं है, बट राज्यसभा के 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन अभी भी कंटिन्यूएंस में रहता है। नेक्स्ट आते हैं हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कहती है 123 आर्टिकल में। 123 आर्टिकल कहता है, देखो पहले तो ऐसे समझो, ऑर्डिनेंस इज अ टेम्परेरी लॉ। अब देखो, इफ आई टॉक अबाउट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लॉ बनाने का काम लेजिस्लेटिव का है, बट यहाँ पे कौन लॉ बना रहा है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, बट वाई एग्जीक्यूटिव इज मेकिंग लॉ? रीज़न क्या है? रीज़न इज़ कि हमने क्या किया है, इसको एज अ टेम्परेरी लॉ माना है। और क्यों माना है? क्योंकि अभी जो पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है। आई टोल्ड यू कि साल में एटलीस्ट 2 बार तो मिलना ही है, बट एक मान लेते हैं जो एक्चुअल सिचुएशन भी है कि साल में 3 बार मिले, 1, 2 and 3 टाइम्स। बट ये जो मिले हैं हम, इसके बीच में कुछ गैप भी है, कुछ महीनों का, कुछ दिनों का गैप है। अब मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि एकदम इमरजेंसी अर्जेंट सिचुएशन है, हमें कोई तुरंत एक लॉ चाहिए जो हमें उस टाइम की सिचुएशन को डील करने के लिए ज़रूरी है। इन दैट केस प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकता है, यानी कोई एक टेम्परेरी लॉ पास कर सकता है। इस टेम्परेरी लॉ की
सेम वैल्यू होगी जैसे कि एक एक्ट की होती है विच इज़ पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो जब ये लॉ पास कर दिया, ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर दिया सेम फोर्स के साथ जैसे कि कोई एक एक्ट है पार्लियामेंट का, तो अब क्या है, मान लो यहाँ पे कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन आई, एक ऑर्डिनेंस बन गया, बट अब पार्लियामेंट भी तो सेशन में आएगी। मान लो पार्लियामेंट सेशन में आई, जब वो पार्लियामेंट सेशन में आई तो जिस डेट से आई हो सकता है लोकसभा का डेट प्रायर हो, राज्यसभा का बाद में हो, तो जो लेटर वाला डेट है उससे हम 6 वीक्स कैलकुलेट करेंगे। अगर पार्लियामेंट का कोई भी से नहीं रहा इस ऑर्डिनेंस पे, दैट मीन्स ना ही अप्रूव किया ना ही डिसअप्रूव किया, उस केस में जैसे ही लेटर वाली डेट पे जो हाउस मिला है उसको जैसे ही 6 वीक्स कंप्लीट होंगे मिले हुए, ऑटोमेटिकली ये जो ऑर्डिनेंस है ये आपका लैप्स कर जाएगा और ऑटोमेटिकली ये जो है ये अपने आप इसकी एक्सपायरी हो जाएगी। बट मान लो कि जैसे ही हमारे हाउसेस मिले, डिस्कशन हुआ, उनको लगा दैट दिस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस इज़ नॉट प्रॉपर इनफ, तो वो इस ऑर्डिनेंस को कैंसिल कर सकते हैं। अब जैसे ही वो डिसअप्रूव करेंगे तुरंत वो कैंसिल हो जाएगा, हम 6 वीक्स का फिर वेट नहीं करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है कि अगर मान लो अप्रूव कर दिया तो ये 6 वीक्स का जो कैलकुलेशन है वहीं पे रुक जाएगा, और अप्रूव कर दिया यानी अब वो पार्लियामेंट से ही पास करा हुआ लॉ बन गया है तो वो कंटिन्यूएंस में रहेगा। इसमें एक चीज़ और आती है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो किसी भी टाइम पे अपने ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकता है, तो उसमें 6 वीक्स और जो भी टाइम पीरियड है उसका कोई भी से नहीं होता है, वो किसी भी टाइम पे इस पर्टिकुलर चीज़ को कैंसिल कर सकता है, अपने लॉ को खुद से विड्रॉ कर सकता है। अब बात आई कि प्रेसिडेंट लॉ किन चीज़ों पे बना सकता है, तो जितनी पावर हमने पार्लियामेंट को दे रखी है कि तुम इन टॉपिक्स पे लॉ बना सकते हो, बस उतने पे ही प्रेसिडेंट भी बना सकता है। जैसे हमारे पास 3 लिस्ट हैं, 1, 2 एंड 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो पार्लियामेंट के पास पावर है स्टेट यूनियन लिस्ट प्लस कॉन्करेंट लिस्ट का। स्टेट लिस्ट के बहुत कम एक्सेप्शंस हैं, हम उनको यहाँ पे एक्सक्लूड करके चलेंगे। सो प्रेसिडेंट के पास भी पावर है कि वो सिर्फ लिस्ट 1 और लिस्ट 3 पर ही ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। नाउ कम्स मैसेज टू द हाउसेस, ये उसका पिछले वाले का ही पार्ट है जहाँ पे ही इज़ एड्रेसिंग टू द पार्लियामेंट। वहाँ पे है कि वो मैसेज सेंड कर सकता है टू द हाउसेस और हाउसेस को बुला सकता है, और बुलाने के लिए व्हाट ही विल से कि पहले तो रीज़न बताएगा कि कोई पेंडिंग बिल है या कोई दूसरा मैटर है जिसमें दे वांट टू डिस्कस समथिंग। इधर हाउसेस को भी बुला सकता है और दोनों हाउसेस को एक साथ भी बुला सकता है, तो जॉइंट सिटिंग भी करवा सकता है और सेपरेट सेटिंग्स भी के लिए भी बुला सकता है। उसको मैसेज करना है उस हाउस को दैट प्लीज़ विद ऑल कन्वीनियंट डिस्पैच इस मैटर को कंसीडर करें एंड टेक दिस इनटू द कंसिडरेशन, और तुरंत ही आप आके इस चीज़ को डिस्कस करें। सो दिस इज़ अंडर पार्लियामेंट कि हमारे प्रेसिडेंट के क्या क्या रोल होंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं सेशंस, सिटिंग्स एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स पे। सिटिंग्स में सबसे पहले पिछले वाले में भी हम स्लाइड में पढ़ रहे थे कि ऑफकोर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं करना है, बट ये नहीं बताता कि कितनी बार मिलना है। तो यानी मैक्सिमम लिमिट सेट नहीं है, मिनिमम सेट है। मिनिमम इज़ एटलीस्ट 2 सेशंस अ ईयर, बट हमने क्या कर रखा है, वी हैव गिवन 3 सेशंस, दैट इज़ बजट सेशन जो फरवरी से मई चलता है, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है क्योंकि बजट प्रेजेंट होता है यहाँ पे। रेसेस के बाद 2 पार्ट्स में ये सेपरेटेड है। नेक्स्ट आता है मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन होता है जुलाई टू अगस्त, जिसमें हम मोस्टली जो नेशनल मैटर्स है जिन पे अर्जेंट सिचुएशन है कि हम उस पर डिस्कस करें, पार्लियामेंट इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करता है। एंड इट टॉक्स अबाउट द लेजिस्लेटिव बिजनेसेस ऑल्सो, जैसे कोई पेंडिंग बिल्स हैं उनको पास करना है, उन पर डिस्कशन करना है, डिबेट होनी है, तो ये मॉनसून सेशन में होता है। एंड लास्ट आता है नवंबर टू दिसंबर विच इज़ कॉल्ड एज विंटर सेशन। विंटर सेशन का मतलब ओवरऑल हमने पूरे साल में जो कुछ भी किया है उसका कंक्लूजन। सो लेजिस्लेटिव कैलेंडर में ये जो कह लो कि लास्ट के जो मंथ्स है उसमें कंक्लूजन होता है, जैसे कोई बिल है उसको कन्वर्ट कर दिया है, नाउ उस पर डिस्कशन चल रहा है दैट व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू, प्लानिंग कि अब अगले में क्या करना है। सो अ काइंड ऑफ कि डिस्कशन चलता है टू कंक्लूड दिस ईयर, हमारे सेशन को कंक्लूजन हो जाएगा। सो नाउ आई टोल्ड यू यहाँ पे इट इज़ मैंशनड ऑल्सो कि मिनिमम नंबर ऑफ सेशन कितने होने चाहिए ये नहीं पता, बट मिनिमम बता दिया है कि 2 तो सेशन होंगे ही, क्योंकि 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता गैप। तो यानी साल में 2 हो रहे हैं, अब आप 3 रखो 4 रखो, डिपेंड्स ऑन हाउसेस ओनली। वो प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस करके डिसाइड कर लेंगे कि हम 3 बार मिलना है कि हमें 4 बार मिलना है और क्यों मिलना है।
सो उसका एजेंडा भी डिसाइड हो गया होगा। नाउ वी आर कमिंग ऑन कि कुछ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं जो पार्लियामेंट खुद डिसाइड करती है कि ये कहीं पे भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा मिलेगा, ये कहीं पे भी लिखे नहीं है, बट दीज आर द प्रैक्टिसेस, दीज आर द प्रोसीजर जो पार्लियामेंट खुद फॉलो करती है टू लाइन अप द things which are going on in that particular body and to make people understand कि एक situation है, एक system है by which we are working through it and we are making a law which is fit for the people. So now पहला हो गया question hour. क्वेश्चन आवर स्टार्ट होता है, सबसे पहला आर होता है 11 to 12, जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं जो आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं एग्जीक्यूटिव से, दैट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द मेंबर्स। यहाँ पे बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं। स्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ओरल आंसर्स चलता है। अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे रिटन रिप्लाईज मांगे जाते हैं ऑन द क्वेश्चंस। एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी होता है जो अर्जेंट मैटर्स पे होगा। उसमें शॉर्ट नोटिस में विद इन 10 days उस जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज क्वेश्चन आवर। नेक्स्ट आता है 0 hour। 0 hour मीन्स 12 to 1 होता है एंड इट इज़ नॉट इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है, सिंस 1962 से ये फॉलो कर रहे हैं। और इसमें होगा क्या कि ये जो मेंबर्स हैं ये कोई भी अर्जेंट जो पब्लिक मैटर चल रहा होगा उस पर ये बात करेंगे विदाउट एनी प्रायर नोटिस। तो 0 hour का मतलब ही ये है कि मेंबर्स को चांस मिलता है बोलने का कि वट एवर द थिंग्स आर गोइंग ऑन इन देयर एरिया, इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी और इन देयर पार्ट, तो वो तुरंत कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई अर्जेंट चीज़ है, उसको तुरंत वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज़ इन 0 hour। कॉलिंग अटेंशन मोशन इज़ कि जहाँ पे मेंबर कॉल करता है किसी भी मिनिस्टर के अटेंशन के लिए। दैट मान लो एक एग्जांपल ले लो कि एक एजुकेशन का कुछ बहुत बड़ा स्कैम हुआ, या मान लो कि कुछ एक फ्लॉ आ गया, किसी कोई पेपर हुआ उसमें कोई फ्लॉ आ गया। अब वहाँ पे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जहाँ से भी ये राइज हुई हैं चीज़ें, वो मेंबर एजुकेशन मिनिस्टर को बोलेगा दैट एक अर्जेंट सिचुएशन है, नाउ टेल मी व्हाट इज़ योर से ऑन दैट। सो मिनिस्टर को यहाँ पे एक स्टेटमेंट देना भी होगा और नहीं भी देना होगा। दिस मीन्स मिनिस्टर का कॉल है। अब किस तरह का आंसर मांगा गया है, रिटन आंसर है, ओरल आंसर है, इस तरह से मिनिस्टर को उसको रिप्लाई देना है। तो दिस इज़ कॉलिंग अटेंशन मोशन। आपसे पूछा जा रहा है, यू आर अकाउंटेबल टू सी, यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है दैट यू आर एवरी टाइम, इफ़ यू आर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर, यू आर एवरी टाइम एवरी सेकेंड अकाउंटेबल टू लोक सभा। एंड व्हेन इट कम्स टू लोक सभा, इट इज़ नॉट द पर्सन हु इज सिटिंग देयर, इट इज़ नॉट द मेंबर हु इज सिटिंग देयर, ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पॉपुलेशन जिसने उसे वहाँ भेजा है। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू द people of your own country. So in that case minister has to answer. So collective responsibility है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, डिसोल्यूशन हुआ, नो कॉन्फिडेंस पास हुआ, सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं दे ऑल हैव टू रिज़ाइन कलेक्टिवली। सो दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स लोक सभा एंड दैट मीन्स दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द पीपल ऑफ देयर ओन कंट्री। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन का मतलब है कि एक अर्जेंट मैटर है उस पर तुरंत से कोई भी 50 मेंबर्स हैं सपोर्ट करते हैं, ये लोकसभा में ही होता है, कोई भी 50 मेंबर्स हैं जिनका से है कि इस चीज़ पे हमें बात करनी चाहिए। एक तरह से अटेंशन जाना चाहिए इस टॉपिक पे भी, क्योंकि देखो देयर आर 1000 नंबर्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन देयर, 1000 चीज़ें हैं जिस पे डिस्कशन चल रहा है। अब किस डिस्कशन पे बिल्कुल तुरंत चाहिए डिस्कशन, एकदम तुरंत से हमें डिबेट करना है, सही गलत सोचना है, फॉलो करना है, एक्ट करना है, तो इन दैट केस एडजर्नमेंट मोशन होता है। यहाँ पे इट अमाउंट्स टू द सेंसर ऑफ द गवर्नमेंट। तो तुरंत ज़रूरत होती है तब 50 मेंबर सपोर्ट में अगर होते हैं तो एडजर्नमेंट मोशन कंटिन्यू किया जाता है। नेक्स्ट आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जहाँ पे हम कह रहे थे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। दिस मीन्स नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये हमेशा ऑपोजिशन से शुरू होगा। ऑपोजिशन क्लेम करेगा, ऑफ कोर्स स्पीकर को ही बोलता है, जितने भी मोशंस है ये स्पीकर के थ्रू आएंगे। जितने भी ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ऑपोजिशन बोलेगा दैट नाउ दिस गवर्नमेंट, जो भी आपके प्राइम मिनिस्टर हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, अब ऐसी सिचुएशन है कि इस पर्टिकुलर हाउस में या ये जो हमारा पार्लियामेंट है, इनका अब कोई कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है, इस पे होगी वोटिंग।
जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा, इस पर वोटिंग होगी। अगर मेंबर्स को 50% से ऊपर अगर मेंबर्स को लगता है कि हाँ इनका अब कोई कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है, उस केस में दिस कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब उस गवर्नमेंट को हम मान लेंगे जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जब आपके मेंबर्स को ही लग रहा है कि आप यू आर नॉट फिट फॉर, या आप कुछ भी ऐसा फंक्शन कर ही नहीं रहे हो जिस पे हम ट्रस्ट कर सके कि आगे गवर्नमेंट चल पाएगी, तो वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस प्रूव हो गया कि आपका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। इन दैट केस यू हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम योर प्लेस देन एंड देयर ओनली। और अगर ये चीज़ फेल हो जाती है कि जैसे लोगों ने पास नहीं किया, लोगों को लगता है नो दिस गवर्नमेंट इज़ फाइन इनफ, चल रही है, ठीक चल रही है, तो उस केस में नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो जाता है। तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है, यू हैव प्रूवन दैट यू स्टिल हैव द कॉन्फिडेंस इन दैट पार्लियामेंट। नेक्स्ट आता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मतलब कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी हो गई है, कोई स्टेप्स डिसाइड करे थे, मान लो 6 स्टेप्स डिसाइड करे थे, 5 फॉलो कर लिए, 1 स्किप कर दिया, तो कह लो प्रोसीजरल प्रॉब्लम है, इशू क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे स्पीकर डिसाइड करता है कि वेदर दिस इज़ मतलब इतना इनफ है कि इस पर ध्यान देना चाहिए या हम इसको कंटिन्यू करवा सकते हैं, तो स्पीकर का डिस्क्रिशन होता है। प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस मतलब जो बिल्स और रेजोल्यूशंस हैं ये नॉन मिनिस्टर्स जो मिनिस्टर नहीं भी हैं उनके थ्रू भी पास किए जा सकते हैं, एंड ये मोस्टली फ्राइडेज़ को डिस्कस होते हैं। इसके लिए जो टाइम पीरियड है, जो प्रोसीजर है, उन्होंने फ्राइडे कर रखा है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज़ लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ बिल। सो प्रोसेस पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइप्स बाद में आएंगे। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। बिल इंट्रोड्यूस हुआ है और इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट रीडिंग। तो अगर कोई भी, अभी हम टाइप्स पे जा ही नहीं रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं सिर्फ बिल पे, तो बिल यहाँ से निकला, ये लोकसभा से भी जा सकता है और राज्यसभा से भी जा सकता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं दैट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लोकसभा से अगर जा रहा है तो अब पहली रीडिंग हो गई, इंट्रोड्यूस किया है बिल, हमने सबको बताया है कि ये बिल ऐसे से आया है, वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। अब इसकी होगी सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग मतलब जो पार्लियामेंट में जो कमिटीज़ होती हैं वो रिव्यू करेंगी, वो एक एक क्लॉज को, एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगी, उस पर डिस्कस करेंगी, डिबेट करेंगी दैट वेदर दिस इज़ प्रॉपर इनफ और नॉट, हमें इसे पास करना चाहिए या स्टिल हमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। मान लो कुछ डिबेट हुए, कुछ चेंजेस हुए, उन्होंने अपने ही हाउस में उस चीज़ को चेंज किया, सेट किया। इसके बाद आता है थर्ड रीडिंग विच इज़ द फाइनल डिबेट। फाइनल डिबेट में इसके बाद होगी वोटिंग। जब थर्ड रीडिंग हो जाएगी, अब इसी हाउस में यानी कि लोकसभा में, ये सारा प्रोसेस लोकसभा में ही चल रहा है। लोकसभा में जब फाइनल वोटिंग हो जाएगी, नाउ डिपेंड्स ऑन कि हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए या हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, डिपेंड्स ऑन कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी, 50% के ऊपर लोगों ने वोट कर दिया दैट दिस बिल इज़ परफेक्टली फाइन, इसको पास कर दो, पास कर दिया, 50% से ऊपर मिल गया। अब ये जाएगा दूसरे हाउस में, दैट इज़ राज्यसभा। राज्यसभा भी सेम यही प्रोसेस फॉलो करेगी, रीडिंग्स करेगी, कमेटी रिव्यू होंगे, वोट करेगी। अब देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट है, राज्यसभा यानी जो अदर हाउस है कोई भी हो सकता है, हमने यहाँ पे एग्जांपल लोकसभा का लिया था इसलिए यहाँ राज्यसभा है। अगर ये बिल राज्यसभा से इंट्रोड्यूस हुआ होता तो यहाँ पे लोकसभा होती। अब होगा क्या कि ये जो रिपीटेड रीडिंग्स हैं, ये जो रिपीटेड थिंग्स हैं, जो वोट्स हैं, यहाँ से भी ये सेम मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। यानी अगर सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा से पास हुआ है तो राज्यसभा से भी सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अगर यहाँ से भी पास हो गया है तो लास्ट में आता है प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंशियल हमें एसेंट मिल जाएगा तो हमारा जो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टी स्टेट जर्नी होती है, देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स कि हम कब कौन सा बिल कहाँ लेके जाएंगे, कितनी बार हम रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, क्या करना है, दिस ऑल इज़ मेंशन्ड हियर। अब आते हैं क्लासिफिकेशन कि कितने टाइप्स के बिल होते हैं। सो देयर आर ऑलमोस्ट, हम मेजर इन 4 को कैलकुलेट करते हैं बट 5th इज़ मेंशन, तो समझ लेते हैं 5th भी क्या है। मेजरली वी डिवाइड these types of bill: ordinary bill, money bill, financial bill and constitution amendment bill. This means कि ये जो 4 बिल हैं इसमें ऑर्डिनरी बिल मतलब जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे कि किसी भी हाउस में हो सकता है, राइट। अब मान लो लोकसभा से हुआ, अब लोकसभा ने तो पास कर दिया बट राज्यसभा इसको पास नहीं कर रही है। अब ये मनी बिल नहीं है इसलिए यहाँ पे पास करना ज़रूरी नहीं है, लोकसभा विदहोल्ड भी कर सकती है।
अगर राज्यसभा नहीं पास कर रही है तो इन दैट केस डेडलॉक हो जाएगा, और जब डेडलॉक होता है इट इज़ मैंशनड अंडर 108। अगर डेडलॉक है तो वहाँ पे जॉइंट सिटिंग करवाई जाएगी दोनों हाउसेस की। वहाँ पे डिस्कशन ये होगा कि वाई द बिल हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, और अगर कोई अमेंडमेंट अगर करने भी हैं तो कोशिश करते हैं अमेंडमेंट करके कैसे भी करके हम दोनों हाउसेस को सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ और बिल को पास करवाएं, राइट। सो एक तरह से नोटिफिकेशन है दैट हाउ इफ़ देयर इज़ अ काइंड ऑफ कि डेडलॉक हो जाता है तो उस डेडलॉक को ख़त्म कैसे करना है, दैट्स इट। तो जॉइंट सिटिंग होके रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और रिजॉल्व हो जाता है तो यहाँ से भी बिल पास होके प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। नेक्स्ट आता है मनी बिल। मनी बिल डिफाइंड है 110 में। मनी बिल में क्लॉज गो एंड रीड A2 क्लॉज G, 110 का क्लॉज A2 क्लॉज G विच टॉक्स अबाउट कि कुछ ऐसे टैक्सेस हैं या कुछ ऐसा पैसा है जो बोरोइंग में लिया गया था, या फिर कॉन्सोलिडेटेड या कंटिजेंसी फंड में जो उसका विड्रॉल है, जैसे सैलरीज़ के लिए या इमरजेंसीज़ के लिए हम जो पैसे निकालते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है फ्रॉम दोज अकाउंट्स, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो डिक्लेयर्ड है जो यूज़ करना है, या उस एक्सपेंडिचर को हमने बढ़ा दिया है कि उसका जो खर्चा है वो बढ़ गया है, तो इन दैट केस ऑल्सो। प्लस अगर हमें कुछ मनी मिला हुआ है फॉर अ सर्टन इशू फॉर अ सर्टन डिक्लेरेशन, तो वो पैसा प्लस एनी मैटर विच इज़ रिलेटेड टू दीज क्लॉज A to G, तो वो जितने भी मैटर्स हैं उनको हम मनी बिल बोलेंगे। अब ये जो मनी बिल है ये जाएगा ओनली इन लोकसभा, ये राज्यसभा में इनिशिएट नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे जो प्रोसेस है अगर यहीं पे बिल की जगह मनी बिल है तो लोकसभा में ही जाएगा, राज्यसभा का ऑप्शन ही नहीं है। लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पास होके नेक्स्ट जाएगा राज्यसभा में। अब यहाँ पे ट्विस्ट है कि नाउ राज्यसभा 14 डेज़ के अंडर 14 डेज़ में इनको बताना है दैट वेदर दे आर रिकमेंडिंग समथिंग और नॉट। अगर इन्होंने 14 डेज़ में रिकमेंडेशंस नहीं भेजी या इन्होंने कुछ एक्ट भी नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि इन्होंने बिल को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर 14 डेज़ में इन्होंने रिकमेंडेशन भेज दी तो लोकसभा के पास अगेन ऑप्शन है कि वो उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। एक्सेप्ट कर भी सकता है और एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता, पार्शियली भी एक्सेप्ट कर सकता है। तीनों केसेस में जब ये बिल दोबारा राज्यसभा के पास जाएगा, वेदर विद और विदाउट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन, इट इज़ कंपल्शन ऑन राज्यसभा टू पास द सेम बिल विदाउट एनी डिले। सो मनी बिल में द अपर हैंड इज़ विद द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा के पास एक तरह से अपर हैंड होता है, और ये जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट को भी इसे पास करना पड़ता है, राइट। अब यहाँ से नेक्स्ट हम आते हैं फाइनेंशियल बिल पे। फाइनेंशियल बिल हो जाता है हमारा मनी बिल के अलावा जितने भी बिल्स जो पैसे से डील करेंगे, दैट मीन्स कि एनी बिल विच रिक्वायर्स मनी। अब यहाँ पे इट कुड बी एनी पेनल्टीज़, इट कुड बी एनी फाइन, इट कुड बी एनी पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस, फॉर एनी फीस फॉर सर्विसेज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, किसी भी चीज़ के लिए जो भी पैसे से है बट इट्स नॉट इन मनी बिल, तो वो हो जाता है फाइनेंशियल बिल। इसकी भी कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1 के भी होते हैं, कैटेगरी 2 के भी फाइनेंशियल बिल्स होते हैं। सो इन बिल्स में ये मनी बिल से थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि अमाउंट इन्वॉल्व है, जिस भी बिल में अमाउंट इन्वॉल्व है दैट विल बी फाइनेंशियल बिल। मनी बिल सिर्फ वही है जो A से G तक ऑफ 110 डिफाइंड है। यहाँ पे प्रोसेस सेम है जो किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है। जब ये राज्यसभा के पास जाएगा तो नाउ राज्यसभा हैज़ द ऑप्शन कि वो इसको रिकमेंड करके अमेंडमेंट या चेंजेस कर दे। सो अगर अमेंडमेंट करती है राज्यसभा तो उन अमेंडमेंट्स का जो प्रोसेस है दैट इज़ एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम राज्यसभा की सारी पावर्स लिमिट कर देंगे, यहाँ पे राज्यसभा के पास पावर होता है कि वो चेंजेस ला सकती है। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। यहाँ पे देखो आई एम टेलिंग यू 368 इज़ द आर्टिकल जो अमेंडमेंट्स की बात करता है। 3 तरह से हो सकता है। पहला हो गया सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल में आ जाएगा 50% से ज़्यादा। सेकंड होता है स्पेशल, स्पेशल आता है 2/3 मेजॉरिटी। एंड थर्ड इज़ स्पेशल प्लस स्टेट्स का रैटिफिकेशन।
मतलब ये देखा जाएगा, अगर एग्जाम्पल ले लो 28 स्टेट्स हैं तो कितने स्टेट्स ने पास किया, तो उसमें भी वी नीड 50+% की 50% से ज़्यादा स्टेट्स ने रेटिफाई कर दिया। सो वहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाते हैं। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि 106 अमेंडमेंट बिल हो चुका है, वी आर ऑन टू 107 कौन सा बनता है। अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया ड्यू टू सर्टन रीजंस, तो वो वही वाले बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला रहे हैं, दैट इज़ अंडर 368। अब इसके लिए जब हम हिस्ट्री पे जाएंगे तो वी हैव n नंबर ऑफ केसेस, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, देन केशव नंदा भारती आया जिसने एक फ़िल्टर लगाया कि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं बट हमें बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। एक फ़िल्टर लग गया बेसिक स्ट्रक्चर का। सो इन दैट केस ये जितना भी अमेंडमेंट हो रहा है ये बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते ही होगा। बाकी पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग द पार्ट 3 दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। लास्ट आता है प्राइवेट मेंबर्स बिल, जो कि रेयरली पास होते हैं बाय अ नॉन मिनिस्टर, और ये फ्राइडेज़ को मोस्टली डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में डिफरेंसेस क्या हैं। ये मैंने पढ़ाते पढ़ाते आई हैव टोल्ड यू कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। मेजर डिफरेंस यही है कि मनी बिल लोकसभा में होगा, A to G में जितने भी आपके प्रोविजंस हैं वही वाले बिल्स मनी बिल होंगे। उसके अलावा अगर कोई और बिल ऐसा है जिसमें अमाउंट है, वो अमाउंट कोई फ़ीस, कोई टैक्स, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, वो हम फाइनेंशियल बिल में काउंट करेंगे। सो डिफरेंस यही है कि राज्यसभा की पावर्स इंक्रीज़ हो जाती हैं व्हेन इट इज़ फाइनेंशियल बिल, और थोड़ी सी लिमिट हो जाएंगी व्हेन इट इज़ मनी बिल। तो ये डिसाइड कौन करता है दैट वेदर द बिल इज़ मनी बिल और नॉट, द पर्सन इज़ स्पीकर। ही विल डिसाइड कि ये मनी बिल है या नहीं है, क्योंकि लोकसभा से इनिशिएट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज़ आधार एक्ट 2016। दिस इज़ जस्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको बताने के लिए कि एक कंट्रोवर्शियली सर्टिफाइड मनी बिल था जो स्पीकर ने सर्टिफाइड कर दिया था कि राज्यसभा की स्क्रूटनी से बाईपास हो सके, बट लेटर ऑन इस चीज़ को रॉजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड में चैलेंज किया गया था दैट दिस इज़ द एक्शन जहाँ पे हम जानबूझ के कह लो कि राज्यसभा में ज़्यादा स्क्रूटनी ना हो, ज़्यादा क्वेश्चन ना हो, बस हम पास करवा दें, ज़्यादा पावर ना जाए राज्यसभा के पास, इसलिए हमने उसे मनी बिल बोल दिया, स्पीकर से मनी बिल बुलवा दिया। सो दिस इज़ द केस, यू कैन स्टडी मोर ऑन दिस, गो रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट अब हम आते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ एंड प्रिविलेजेस में। अभी जो हम कमिटीज़ की बात कर रहे थे, ये कमिटीज़ का काम क्या है, इनको प्रिविलेजेस क्या मिलती हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस है इनकी। सो पार्लियामेंट्री जो कमिटीज़ होती हैं, दीज आर द रियल वर्किंग मैकेनिज़्म, मतलब कि इनका काम क्या है, दे आर टॉकिंग ऑन कि हमें क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है। अब डिफरेंट कमिटीज़ होती हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। कमिटीज़ में यू कैन सी देर आर सर्टन स्टैंडिंग कमिटीज़ जो कि परमानेंट कमिटीज़ हैं, देर आर एडहॉक कमिटीज़ जो टेम्परेरी कमिटीज़ हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग। काम क्या होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसका काम क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, यानी कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा पब्लिक अकाउंट से निकल रहा है, कितना हमने बोला था कि इस चीज़ पे जा सकता है, कितना निकला है, कितना और रिक्वायर्ड है, तो एक्चुअल रिक्वायर्ड है वो क्यों है, मतलब ओवरऑल हर चीज़ पे चेक करना। सो दिस इज़ द टास्क ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। मेजरली ये जो चेयर है इसके ऑपोजिशन लीडर होता है, यानी जो भी गवर्नमेंट हमारी अभी चल रही है उसके ऑपोजिट में जो सबसे नेक्स्ट जो मेजर पार्टी है उसका लीडर, ही विल बी द हेड ऑफ दिस पीएसी। कि जितने भी कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स आएंगी उस पर चेक करने का, उस पर चेक लगाने का काम, उस पर क्वेश्चन करने का काम पीएसी कमेटी का होगा। नेक्स्ट आता है एस्टिमेट्स कमेटी, जो ओवरऑल खर्चा कितना हो रहा है दिस विल बी चेक्ड। ये सिर्फ लोकसभा में होती है और देयर आर 30 मेंबर्स इन दिस कमेटी। ये सिर्फ ये चेक लगाते हैं कि आपने जो बजट में जो अपने खर्चे बताए थे उसी अकॉर्डिंग आपके खर्चे हैं या नहीं है। क्योंकि होता क्या है, आप गो रीड आर्टिकल 115 जो हमें बताता है कि 3 तरह के एक्स्ट्रा ग्रांट्स हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री, एडिशनल एंड एक्सेस। तो अगर सप्लीमेंट्री ग्रांट होता है दिस मीन्स कि आपको थोड़ा सा और जितना भी डिसाइडेड था उससे थोड़ा सा और चाहिए। एडिशनल होता है कि आप पहले डिसाइडेड नहीं था, कोई नई स्कीम आ गई, अब उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। थर्ड होता है एक्सेस कि करने थे खर्च n नंबर ऑफ अमाउंट हो गया n स्क्वायर, तो इन दैट केस वो भी एक एक्सेस ग्रांट है। तो ये इन तीनों तरह से जो भी तीनों चीज़ें हैं उसमें पास कैसे होंगी चीज़ें, दिस होल प्रोविज़न इज़ अबाउट
कि एक्स्ट्रा ग्रांट्स है तो कैसे। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर बजट का तो पर्पस ही नहीं रह गया ना, बजट में कुछ भी लिख दो। आगे आने वाले साल में अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर अगर बढ़ रहा है और उसका कोई रीजनिंग या उसका कोई ग्राउंड अटैच नहीं है, तो अगेन वो आर्बिट्ररी हो जाएगा, इट विल बी अ काइंड ऑफ कि मिस यूज़ है पावर का। सो इन दैट केस ये कमिटीज़ जो हैं ये एक्सपेंडिचर चेक करती हैं कि जितना बोला था उतना हो रहा है, या अगर एक्स्ट्रा भी हो रहा है तो ग्राउंडेड रीज़न क्या है उस चीज़ का। सो इस चीज़ का एग्जामिनेशन इज़ द टास्क ऑफ एस्टिमेट्स कमिटी। नेक्स्ट आता है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। जितने भी हमारे PSUs हैं और जो CAG है वो डिस्कस करती है कि जितने भी हमारे जितने भी PSUs में जो अंडरटेकिंग्स चल रही हैं, जितना खर्चा हो रहा है, CAG जो कह रहा है कि खर्चा हो रहा है, वेदर दीज अंडरटेकिंग्स आर प्रॉपरली डन और नॉट। डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, मतलब ओवरऑल 24 कमिटीज़ हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हैं, जो भी हमारे पास मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, और इन्हीं मिनिस्ट्रीज़ को कवर करते हुए ये DRSCs बनाई गई हैं। ये बेसिकली डिमांड फॉर ग्रांट्स, मतलब और पैसे चाहिए इस अपने जो स्कीम्स हैं या जो भी प्रोसीजर है करना है पूरे साल में, जो खर्च करना है, एक्सपेंड करना है, तो उस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर्स के लिए ये कमिटीज़ उस चीज़ पे चेक लगाती हैं। बिजनेस एडवाइजरीज कमिटीज़, मतलब जो डेली का टाइम टेबल है, रेगुलर बिजनेस जो कंडक्ट होता है उस चीज़ पे दे मैनेज, दे एडमिनिस्टर, दे चेक कि क्या क्या चीज़ें फॉलोअप करनी है। नेक्स्ट अब आता है एडहॉक कमिटीज़, जो कि टेम्परेरी कमिटीज़ हैं। पहला आता है सेलेक्ट कमिटी। सेलेक्ट कमिटी मतलब हमने एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए बस एक कमेटी को बनाया है, जैसे ही वो पर्पस फुलफिल हो जाएगा कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे अगर कोई स्पेसिफिक बिल आ गया, उसको अब डिटेल में डिस्कस करना है, तो यहाँ पे मेंबर्स ऑफ किसी भी एक हाउस का जो मेंबर्स हैं वो उस कमेटी को फॉर्म करेंगे, कमेटी बनाई जाएगी, दैट ये स्पेशल कमेटी है, इसी बिल पे डिस्कशन होगा, इसी बिल की चीज़ों को देखा जाएगा। नेक्स्ट आता है जॉइंट सेलेक्ट कमेटी JSC, जिसमें दोनों मेंबर्स के, दोनों जो हाउसेज हैं उनके मेंबर्स जॉइंटली एक कमेटी बनाएंगे और जॉइंटली बना के एक बिल को जॉइंटली चेक करेंगे दैट हमें इस ओवरऑल, अब वहाँ पे हाउसेज का डिफरेंस नहीं रह जाएगा कि लोकसभा का है कि राज्यसभा का है, दे आर कलेक्टिवली चेकिंग कि वेदर दिस थिंग नीड्स टू बी पास्ड और नॉट। नेक्स्ट आता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC। ये कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस में लाई जाती है, जैसे कुछ बहुत बड़े अगर स्कैम्स हो जाते हैं तो उन स्कैम्स के लिए कुछ कमिटीज़ बिठाई जाती हैं टू चेक ऑन कि ये जो चीज़ें हुई हैं इनकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करी जाए, चेक किया जाए कि कहाँ से कौन से एक्सपेंडिचर्स बता के एप्रोप्रिएशन या कह लो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अमाउंट किया गया है। सो दिस हैज़ टू बी डन बाय JPC। अब आते हैं, इतनी सारी चीज़ें बता दी, हमने कॉम्पोजिशन बता दिया, कमिटीज़ बता दी। नाउ वी आर कमिंग ऑन कि प्रिविलेजेस क्या होते हैं। व्हेन इट कम्स टू प्रिविलेजेस, आर्टिकल 105 बताता है दैट देयर आर सर्टेन प्रिविलेजेस, पावर्स जो हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर्स ऑफ कमिटीज़ को देते हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहला तो हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है दैट पीपल can or the members can speak anything in the court, anything in the parliament, और उस चीज़ को कोर्ट में कभी भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। अगर उन्होंने किसी चीज़ के लिए वोट भी किया है, वोट कैन बी ऑफ कोर्स इन पॉजिटिव सेंस, इन नेगेटिव सेंस, तो अगर नेगेटिव कर भी दिया है या पॉजिटिव कर दिया है तो उस वोट के लिए दे विल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो एक तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड की है फ्रॉम ऑल सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। वाई टू टेक दिस इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ? हर चीज़ में जुडिशरी कैन नॉट कम इनटू लाइक इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इंटरफेरेंस कब होगा? जब कोई भी मेंबर या कोई भी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, जब दे आर एक्टिंग बियॉन्ड देयर पावर या पावर का मिस यूज़ कर रहे हैं, व्हेन दे आर स्पीकिंग समथिंग, किसी का भी ओपिनियन कुछ भी हो सकता है। तो जब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में जब डिबेट हो रही है उस चीज़ पे दे कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट आता है एक्सक्लूजन ऑफ स्ट्रेंजर्स, मतलब जो पार्लियामेंट है वो पब्लिक को, प्रेस को किसी भी टाइम पे एक्सक्लूड कर सकती है कि अब ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं इसमें वो इंटरफेयर नहीं करें। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ अरेस्ट। फ्रीडम ऑफ अरेस्ट होता है कि हम इनको एक काइंड ऑफ एक प्रिविलेज दे दी गई है कि इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब ये जो सिविल केसेस हैं ड्यूरिंग द सेशन और 40 डेज़ बिफोर एंड 40 डेज़ आफ्टर द सेशन, और ये क्रिमिनल केसेस पे अप्लाई नहीं होगा। एक केस है
राजा रामपाल वर्सेस स्पीकर लोकसभा, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट कोर्ट कैन एग्जामिन इफ द पनिशमेंट इज फॉर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज प्रोपोर्शनेट। दिस इज अ लैंडमार्क लिमिटेशन ऑन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। गो रीड द फैक्ट्स एंड समरी इन ब्रीफ कि इस केस में एक्चुअल में हुआ क्या था एंड व्हाट वाज हेल्ड। नेक्स्ट आता है एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन क्या लो, एंटी डिफेक्शन, बजट प्रोसेस, जॉइंट सिटिंग, ये सब कैसे होती है, क्यों होती है। बजट पे आते हैं। बजट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 112। 112 बताता है एनुअल बजट, एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं बजट। बजट सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है वो उस बजट को, उस फाइनेंशियल ईयर में बजट को सबके सामने रखेगा, जिसमें एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर दिए होंगे फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, जिसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सपेंडिचर्स अलग मेंशन्ड होते हैं और जो एस्टिमेटेड रिसीट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। ये जितना भी जो पैसा खर्च होगा ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च किया जाता है, राइट। जितने भी मान लो एस्टिमेट्स रिसीट्स वो होती है जो कि खर्च करने ही है, मतलब इसमें हम कुछ प्लस माइनस नहीं कर सकते। एग्जांपल हो गया जैसे हम जो सैलरीज देते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, जजेस को, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, प्रेसिडेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इन चीज़ों को हम चेंज ही नहीं कर सकते, ये तो हमें करनी ही है। मान लो जो भी डेट्स आते हैं, जो भी गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना है, जो भी फंड्स पे करने हैं, वो सैलरीज, अलाउंसेस ऑफ ऑल द जजेस, ऑफ पेंशंस ऑफ ऑल द जजेस एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये सारी चेंज नहीं कर सकते। सो दीज आर द एक्सपेंडिचर जो हम एस्टिमेट रिसीट्स में काउंट करेंगे। इसके अलावा आता है जो बाकी एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आगे कंटिन्यू करने हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं एज़ पर द मिनिस्ट्रीज़ की किसने कितना डिमांड फॉर ग्रांट्स लिया है या कितना शायद पूरे एस्टिमेटेड ईयर में लग सकता है। नाउ कम्स, ये प्रोसेस क्या है, बजट प्रेजेंटेशन हुआ, जनरल डिस्कशन, वोटिंग ऑन ग्रांट्स एंड पास एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस। सो ये साइकिल इस तरह से चलेगी। नाउ कमिंग ऑन एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन पहले तो समझते हैं डिफेक्शन क्या होता है। डिफेक्शन का मतलब है कि मान लो एक था आया राम गया राम, फ्रीक्वेंट फ्लोर क्रॉसिंग बाय लेजिस्लेटर्स। दिस मीन्स कि दो हाउसेज है, लोकसभा राज्यसभा, इसमें लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं। अब जब लोग इलेक्ट होके आ गए सो उस केस में वो किसी ना किसी पार्टी के सपोर्टर्स होंगे, किसी ना किसी पार्टी के ही मेंबर्स होंगे। अब आफ्टर गेटिंग योर सीट व्हेन यू आर चेंजिंग योर मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, दैट इज़ कॉल्ड एज डिफेक्शन। और ये चीज़ ना हो इसीलिए हमने 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया है विच इज़ कॉल्ड एज एंटी डिफेक्शन, कि अगर आपने ये काम किया तो यू विल बी डिसक्वालीफाइड, डिसक्वालिफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि दिस इज़ बेसिकली करता क्या है, पार्टी का जो एक कह लो उसका जो सीन है जो भी उस हाउस में चल रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कभी भी हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि मेजॉरिटी कहाँ है या कहाँ नहीं है, तो ये इन चीज़ों की वजह से हम इस चीज़ को अलाउ नहीं करते। ग्राउंड्स फॉर डिसक्वालिफिकेशन, आप गो रीड 102, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप्स। डिसक्वालिफिकेशन कब कब होता है, जब या तो आपने कोई दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा हो, ईदर इट इज़ इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट ऑल्सो, या तो वो अनसाउंड माइंड का हो गया हो जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया हो कि ये अनसाउंड माइंड के हैं, या फिर अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, अपने लोन्स नहीं पे कर पा रहा है और अब कर भी नहीं पाएगा, और या फिर ही इज़ नॉट द सिटीज़न ऑफ इंडिया, या उसने किसी फॉरेन स्टेट की जो सिटीज़नशिप थी वो ले ली है, या फिर दूसरे स्टेट में अब उसकी इतनी इंपॉर्टेंस हो गई है कि ही इज़ बीइंग ट्रीटेड एज एलिजियंस और एक्नॉलेज करा जा रहा है। सो फॉरेन स्टेट में है तो इट्स अ काइंड ऑफ थ्रेट टू आवर कंट्री, तो उस केस में भी हम उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। एंड लास्ट इज़ कि अगर उसका डिफेक्शन हो जाता है, तो डिफेक्शन है दैट मीन्स डिस्क्वालिफिकेशन, एंटी डिफेक्शन लगेगा और उसको तुरंत उसकी सीट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो ये डिस्क्वालिफिकेशन होता है वॉलेंट्री, यू आर गिविंग अप द मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी एंड ड्यू टू दिस वोटिंग कॉन्ट्ररी टू पार्टी डायरेक्शन विदाउट परमिशन, पार्टी ने बोला है हाँ करना है और आपने नो कर दिया, सो यहीं से पता चल जाएगा कि यू आर अगेंस्ट योर पार्टी, सो इन दैट केस इट्स अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। बट यही चीज़ एक्सेप्शन होती है जो अभी बहुत रिसेंट न्यूज़ में चल भी रही है। एक्सेप्शन क्या है, मर्जर, जहाँ पे 2/3 मेंबर्स से अबव, 2/3 या 2/3 से अबव मेंबर्स इस चीज़ पे रेडी हो जाएं कि हम दूसरी पार्टी के साथ मर्ज करना चाहते हैं, हम दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं। तो जब बल्क एक साथ निकल के दूसरी पार्टी में जाना चाहता है वहाँ पे हम एंटी डिफेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे।
नाउ डिसीजन मेकिंग किसकी होती है? ऑफ कोर्स स्पीकर है तो अपने हाउस ऑफ द पीपल, चेयरमैन है तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में डिसाइड करेगी वेदर दिस पर्सन इज डिसक्वालिफाइड और नॉट। 91st अमेंडमेंट 2003 में आया दैट इट अबॉलिश द एक्सेप्शन फॉर स्प्लिट स्ट्रेंथ इन द लॉ फर्दर। अब ये एंटी डिफेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है कि नहीं, हम इस चीज़ पे बिल्कुल स्टिक रहेंगे दैट वेदर दिस पर्सन इज वाई दिस पर्सन इज इफ़ ही इज चेंजिंग द पार्टी डिस्क्वालीफाई करो, राइट। नाउ क्रिटिसिज्म क्या हुआ? दैट प्लेसेस पार्टी विप अबव लेजिस्लेटिव कॉन्शाइंस एंड रिड्यूसेस पार्लियामेंट्री डिबेट क्वालिटी। मतलब इसमें पार्टीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस दे रखा है कि जो मेंबर्स हैं जो टिकट लेके उस पार्टी से जीत के सीट एक्वायर करके बैठे हुए हैं, तो वो अ काइंड ऑफ एक अम्ब्रेला में रहेंगे, जिस भी पार्टी से आए हैं उसी के अम्ब्रेला में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इट इज़ अ काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म कि हमने पार्टी पॉलिटिक्स को थोड़ा सा ऊपर रखा है एज़ कम्पेयर टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, डिपेंडिंग ऑन कि हम ज़्यादा पार्टी में ना जाके हम मेंबर फोकस्ड होते। बट वी शुड नॉट गो इन टू दिस पॉलिटिक्स, वी शुड नॉट इन्वॉल्व मच इन टू द पॉलिटिकल थिंग्स व्हेन वी आर स्टडिंग लॉ। हमें स्टिक करना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्डिंग्स क्या लिखी हैं, उसी हिसाब से वी शुड बी इंटरप्रेटिंग एंड द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो हमारी कोर्ट हमें समझाता है। नाउ नेक्स्ट इज यूनियन बजट। आई एक्सप्लेन यू 112 में मेंशन्ड है दैट इज़ इट इज़ कॉल्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस तरह से ये पास होता है फाइनेंशियल ईयर में? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, राइट, एंड राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स। ये एक्सक्लूसिव पावर होती है लोकसभा के पास, और इससे जैसे ही निकल के आता है दैट मीन्स लोकसभा के ही ऊपर है, इट कैन इंक्रीज डिक्रीज और जो भी करना है उस ग्रांट्स में कर सकती है, एंड फर्दर उसको पास करना ही होगा, और वो ग्रांट्स हमें कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एप्रोप्रिएशन करके मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कि जॉइंट सिटिंग्स। डिसएग्रीमेंट है, जॉइंट सिटिंग हो जाएगी बोथ हाउसेस की। स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करता है एज अ ऑफिसर इन दैट पर्टिकुलर जॉइंट सिटिंग, और ये ऑफकोर्स 3 बार हो चुकी है। डाउरी प्रोहिबिशन बिल में हुई थी, बैंकिंग सर्विस में हुई थी, एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म में हुई थी जब डेडलॉक्स हो गए थे, राइट। सो जॉइंट सिटिंग कभी भी इन बिल्स के ऊपर नहीं होगी, ओनली ऑन ऑर्डिनरी बिल्स में ही करी जाएगी। Moving forward, that is powers, functions and parliament versus state legislatures. अब यहाँ पे हम पार्लियामेंट को कॉन्ट्रेरी टू स्टेट लेजिस्लेचर या कह लो अपर हैंड कहाँ पे होता है, वहाँ पे इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो ऑफ कोर्स सुप्रीमेसी यूनियन पार्लियामेंट की है क्योंकि क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, हमने ड्यूअल गवर्नमेंट दिया है बट हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर रखा है, स्ट्रॉन्ग सेंटर को थोड़ी सी ज़्यादा पावर्स दी हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेट। सो नाउ व्हेन वी कम ऑन टू द लेजिस्लेटिव पावर्स, 3 लिस्ट थी आई टोल्ड यू, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं, प्योरली पावर पार्लियामेंट के पास है। कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें दे आर हैविंग की लिस्ट 3 में स्टेट प्लस पार्लियामेंट दोनों ही लॉ बना सकता है, बट जहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कॉन्फ्लिक्ट में पार्लियामेंट वाला लॉ यानी यूनियन विल प्रिवेल, यूनियन लॉ जाएगा। सो यहाँ पे एक चीज़ और है, हमने क्लॉज जो लिस्ट 2 है इससे हमने पार्लियामेंट को अलग कर रखा है कि पार्लियामेंट यहाँ पे नहीं जाएगी, बट कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट में, या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहाँ ये जो लिस्ट 2 है इसके भी प्रोविजंस में पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है। और 3 में तो आई टोल्ड यू अगर कॉन्फ्लिक्ट है स्टेट लॉ और आपके यूनियन लॉ में तो वहाँ पे दिस पर्टिकुलर यूनियन लॉ विल प्रिवेल एज कम्पेयर टू स्टेट लॉ, अनलेस उस स्टेट लॉ को प्रेसिडेंट की एसेंट ना मिल गई हो। अगर प्रेसिडेंट की एसेंट, गवर्नर क्या करता है, स्टेट लेजिस्लेचर में भी सेम सिस्टम है, किसी भी एक हाउस से इंट्रोड्यूस हुआ दूसरे हाउस में गया, फिर गवर्नर का एसेंट ज़रूरी है। गवर्नर कई बार कुछ लॉज जो कॉन्ट्ररी होते हैं या जो डिफरेंट होते हैं, यूनियन में कुछ और हो रहा है, स्टेट ने उसके अगेंस्ट में या कह लो कि उससे थोड़ा सा डाइवर्ट होकर लॉ बनाया है, उस केस में गवर्नर रिजर्व करता है बिल फॉर प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ने इस बिल पे अपनी परमिशन दे दी है तो वो एज इट इज़ उस स्टेट में कंटिन्यू रहेगा, फिर हम उसको यहाँ नहीं लेके आएंगे कि यूनियन वाला प्रिवेल करेगा, फिर तो प्रेसिडेंट की एसेंट है, कंटिन्यू हो सकता है। बट अगर प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिली है, गवर्नर ने रिजर्व नहीं किया था, तो उस केस में अब जब गवर्नर ने ही एसेंट नहीं दी है तो वो बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। अगर गवर्नर ने एसेंट दे दी
और वो रिज़र्व नहीं किया गया था, अभी वो एक्ट में बन चुका है, तब हम उसको कंपेयर करेंगे यूनियन वाले से, फिर जाके डिसाइड होगा कि स्टेट का जो लॉ है, इफ़ इट इज़ इन कॉन्ट्रेरी विद द यूनियन लॉ विल प्रिवेल, नॉट द स्टेट लॉ। नेक्स्ट आते हैं इलेक्टोरल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स। पार्लियामेंट जो होती है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगी जॉइंटली, यू नो द होल प्रोसेस ऑफ कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हम इलेक्ट कैसे करते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है 61 में प्रेसिडेंट, 67 में वाइस प्रेसिडेंट, कैसे रिमूवल हो सकता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, ये सब कुछ पार्लियामेंट के पास वाइड पावर्स हैं एंड नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर्स। नेक्स्ट आता है 368 एक्सट्रीम पावर्स गिवन टू द पार्लियामेंट कि प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। बट आफ्टर दिस केशव नंदा भारती केस एक डॉक्ट्रिन आया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जिसने बोला, एक फ़िल्टर लगा दिया कि सब तरह के अमेंडमेंट करो, बस बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हटना चाहिए। सो दिस बेसिक स्ट्रक्चर आर द फीचर्स, जो सेलियंट फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको डिस्टर्ब मत करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू अमेंड। सो ये चीज़ एक तरह का फ़िल्टर है जो एक्सट्रीम पावर पार्लियामेंट के पास है बट स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट। किसी भी तरह का टैक्स या किसी भी तरह का जो एक्सपेंडिचर है वो बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के नहीं होगा। कोई भी टैक्स पार्लियामेंट से पास होगा तभी वो अप्लाई होगा, अनलेस नहीं किया जाएगा। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको हम कह सकते हैं जहाँ से हमारे सारे खर्चे निकलते हैं, एक अकाउंट है ऐसे समझ लो, तो उस अकाउंट का जो प्रॉपर कंट्रोल है, कंप्लीट कंट्रोल है, दैट इज़ विद पार्लियामेंट ओनली। और पार्लियामेंट थ्रू क्वेश्चन आर, 0 आर, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशंस, कमिटीज़ एंड डिबेट्स, इस चीज़ पे चेक लगाता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर दैट वेदर जितना भी हम आपको अमाउंट या जो भी एक्सपेंडिचर्स के लिए आपने ग्रैंड सन से ले रखे हैं, वेदर दे आर प्रॉपरली यूज्ड और नॉट। कहीं उनका एप्रोप्रिएशन जो कहा था वो नहीं हुआ है तो उस चीज़ पे चेक पार्लियामेंट लगा सकता है। सो अ काइंड ऑफ एक अपर हैंड दिया हुआ है। एक बार एक टेबल देख लेते हैं जिससे वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या अप्रॉक्सिस डिफरेंस आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस कहता है पार्ट 5 में है 79 to 122, स्टेट लेजिस्लेचर इट इज़ पार्ट 6 फ्रॉम 168 to 212। सो प्लीज़ रिमेंबर द पार्ट्स एंड आर्टिकल्स व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दीज बॉडीज़। अपर हाउस राज्यसभा परमानेंट बॉडी है। अपर हाउस इसमें विधान परिषद होता है बट कुछ ही स्टेट्स में है, सारे स्टेट्स में विधान परिषद नहीं है। बट जब इसके आप आगे स्टेट लेजिस्लेचर में हम जाएंगे हम देखेंगे दैट इसको भी अबॉलिश किया जा सकता है। लेजिस्लेटिव जुरिसडिक्शन हमने डिस्कस किया कि यूनियन पार्लियामेंट फर्स्ट लिस्ट पे और थर्ड लिस्ट पे कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट पे कर सकता है। और थर्ड लिस्ट में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो पार्लियामेंट वाला लॉ प्रिवेल करेगा। आर्टिकल 246 रिपग्नेंसी मतलब इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट लॉ एंड यूनियन लॉ विल प्रिवेल, या स्टेट लॉ वॉइड हो जाएगा जहाँ तक की रिपग्नेंसी है तब तक, रिपग्नेंसी ख़त्म, उसका जो वॉइड जो हो रहा था वॉइड उसको भी ख़त्म कर देंगे। एमरजेंसी पावर्स क्या है? जैसे ही इमरजेंसी लग जाती है, इमरजेंसी लगते ही स्टेट सब्जेक्ट्स पे यानी लिस्ट 2 पे पावर हो जाएगी पार्लियामेंट की टू पास द लॉस, क्योंकि इमरजेंसी चल रही है। एंड स्टेट लेजिस्लेचर में पावर्स कर्टेल हो जाती हैं जब आर्टिकल 356 लगता है। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फिर स्टेट इमरजेंसी, किसी स्टेट में इमरजेंसी लग गई, मशीनरी पूरी तरह से जो उनकी लेजिस्लेटिव मशीनरी थी पूरी तरह से ख़त्म हो गई, स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसॉल्व हो गया, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो इनके पावर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। फाइनेंशियल बिल्स में इट इज़ सर्टिफाइड बाय स्पीकर बताता है कि कौन सा बिल मनी बिल है कौन सा नहीं है, और यहाँ पे राज्यसभा के पास बहुत कम पावर्स होती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू स्टेट लेजिस्लेचर इनका भी स्पीकर है, जो स्पीकर बताएगा कि ये मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, कौन सा बिल है, दिस विल बी डिसाइडेड। एंड जो काउंसिल है अगर है तो उसका भी लिमिटेड रोल है, अगर काउंसिल है ही नहीं तो पार्ट ही स्किप हो जाता है, अगर है तो उसका भी लिमिटेड रोल होता है एज ऑफ राज्यसभा। सो दीज वर सर्टन सिमिलैरिटीज, सर्टन डिफरेंसेज of this union parliament and state legislature. Next we come on कि क्या क्या challenges हैं, और हमारी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग अब बन चुकी है। सो नई बिल्डिंग, नई चीज़ें, नया डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, हाउ वी आर गोइंग टू
सी कि और क्या क्या कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं जिस पे हम और ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो पहला आता है डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रप्शंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉकआउट, स्लोगन्स, शाउटिंग होने लगती है। कई बार क्या है, बहुत ज़्यादा जो डिबेट्स हैं वो इतनी हॉट हो जाती हैं दैट देयर आर सर्टन डिस्ट्रैक्शंस इन द पर्टिकुलर दैट सेशन। सो उस चीज़ में जो अभी 17 लोकसभा गई है 2019 से 14 में, जो बहुत बार डिस्ट्रप्शंस हुआ है, इस चीज़ को वी शुड हमें डिक्लाइन करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए मेंबर्स को, सो दैट कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकल के आए। अब झगड़ते ही रहोगे तो डिस्कशन कम हो पाएगा। सो इन दैट केस इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ सर्वे जिसमें ऐसा लगा है कि देयर आर सर्टन डिस्ट्रप्शंस। सो इन डिस्ट्रप्शंस को हमें थोड़ा सा वी शुड फोकस ऑन मोर लॉजिकल डिबेट्स, more productive debates by which we can strengthen the further laws which are made by parliament. Bypassing committees and ordinance raj, this means कि मैंने पहले बताया था कि sometimes होता क्या है कि हम एक ऑर्डिनेंस रूट अपना लेते हैं जहाँ पे हम शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। जो लॉ जिसकी जिस टाइम पे ज़रूरत है, अगर पार्लियामेंट नहीं है तभी इस पावर को यूज़ करना है। ऐसा ना हो कि प्रेसिडेंट तब इन पावर्स को यूज़ करे जब जानबूझ के कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे होगा क्या, क्वालिटी भी कम हो जाएगी। पार्लियामेंट कमेटी की अगर स्क्रूटनी नहीं होगी तो जो उसमें कमियां हैं वो नहीं नज़र आएंगी, और जब इम्प्लीमेंट होगा तब बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अगेन जुडिशरी पे लोड बढ़ना, केसेस होंगे, पेंडेंसी होगी। सो ये सब चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं बाय द स्टेप्स यू फॉलो प्रॉपरली। एक केस है कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पे इट वॉज मैंडेटरी, इट वॉज टोल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट कि ये जो हम ऑर्डिनेंस पास करते हैं ये स्क्रूटनी से बचने के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि एक्चुअल सिचुएशन पे होने चाहिए कि एक अर्जेंट सिचुएशन है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, सिर्फ तभी ऑर्डिनेंसेस को पास करने का पावर यूज़ होगा। नेक्स्ट आता है क्रिमिनलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन गैप्स। कुछ ऐसे सर्वेज हैं जो बताते हैं कि जो एमपीज़ हैं उनके दे आर बैक्ड बाय सर्टन क्रिमिनल केसेस, और कुछ ऐसे हमने ऐसे एक्ट्स पास कर रखे हैं जो बोलते तो हैं कि हाँ इतनी सीट्स मिलनी चाहिए, बट एक्चुअल में इतनी भी सीट्स नहीं मिल पाती हैं। तो कह लो कि इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको थोड़ा सा प्रॉपर किया जाए, ये जो कोशेंट गैप बीच में बना हुआ है इसको रिड्यूस किया जाए। लास्ट आता है एंटी डिफेक्शन एंड क्वालिटी ऑफ डिबेट। तो एंटी डिफेक्शन को रोकने के लिए हमारे पास 10th शेड्यूल है, बट इस 10th शेड्यूल में भी देयर शुड बी लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस, जिसको हमें रिड्यूस करना चाहिए। जो वोट ऑन पार्टी है उस पर ना ज़्यादा फोकस करके हमें पार्लियामेंट पे फोकस करना चाहिए, उसके डिबेट्स और डिस्कशन पे जाना चाहिए। नाउ कमिंग ऑन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, 2013 में इनाग्रेशन हुआ था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। थोड़ा सा ट्रायंगुलर डिज़ाइन है इसका। कैपेसिटी थोड़ा इंक्रीज़ कर दी गई क्योंकि हम अभी अपनी बैरक में भी सी कि अभी हम 1971 का सेंसस फॉलो करते हैं, टिल 2026 मेंशन्ड है। तो मे बी इसके बाद जो भी 2026 तक हमें यूज़ करना है, इसके बाद जो भी देखो अमेंडमेंट आता है, कौन सा नया सेंसस ये स्टिक करते हैं कि इससे जाना है, मे बी देयर इज़ द रीएडजस्टमेंट ऑफ बोथ द सीट्स। तो इस केस में कैपेसिटी भी दे दी गई है। नेक्स्ट इज़ जो अभी बहुत रिसेंट में चल रहा है, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023। ऑफकोर्स ये अभी 106th अमेंडमेंट में पास हुआ था, बट अभी इसमें कुछ नए और अमेंडमेंट करने थे जो अभी पास नहीं हो पाए हैं बाय द मेजॉरिटी। गो रीड अबाउट द वेरी रीसेंट न्यूज़ अबाउट दिस। डिजिटल पार्लियामेंट इनिशिएटिव्स ये हैं कि ई विधान या डिजिटल सांसद अब यूज़ होने लगा है फॉर पेपरलेस वर्किंग। जो रियल टाइम बिल ट्रैकिंग होते हैं इन सबको रिड्यूस किया गया है, पेपर का यूज़ रिड्यूस किया गया है, और इस चीज़ में जितने भी डेटाज जो डिबेट्स हैं उनको इन्हांस करने के लिए डिजिटल इनिशिएटिव्स को अपनाया गया है। नेक्स्ट आता है मॉडर्न रिफॉर्म्स वेयर देयर आर सर्टन मैंडेटरी कमिटीज़ फिक्स्ड फॉर दोज बिल्स। अब ये फिक्स्ड कैलेंडर हो गया है, फिक्स्ड बिल्स हैं, मैकेनिज्म को रिकॉल कैसे करना है इन चीज़ों को भी कैलेंडराइज्ड किया गया है। रीज़न क्या है, जिससे कि जितने भी फाइनेंशियल जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उन पे थोड़ा सा चेक लगाया जा सके, मोर ऑफ चेक लगाया जा सके, एंड जो ये टेम्प्रेरी लॉ बनाने की जो फ्रीक्वेंसी है ये भी रिड्यूस हो जाए, एंड इंक्रीजिंग सेशन डेज टू 100+ डेज एनुअली। तो जितनी हम 3 बार मिल रहे हैं ओवरऑल जब हम कैलकुलेट करें तो 100+ डेज के सेशंस हो। सो तभी when the parliament will meet, new ideas will come, new debates will go on, new perspectives will be there, and more proper laws, more laws which are focusing on the modernized problem will come up. So for that we need this kind of
sessions. वन नेशन वन इलेक्शन एग्जामिन्ड बाय हाई लेवल कमिटी, रामनाथ कोविंद कमिटी 2024, इन्होंने रिकमेंड किया था दैट साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में, सो दैट एक्टिव लेजिस्लेटिव कंसिडरेशन किया जा सके. सो दिस वन नेशन वन इलेक्शन अभी एक प्रपोजल ही है. लेट्स सी ये कब आ पाता है. Till then, stick to the provisions of Parliament. Go read from Article 79 to 122, and if there is any question linked to it, you can comment below. I am there to answer it, and please focus on the Bare Act language. Thank you so much. If you have any doubt, ask me. I am there, and see you in the next video regarding state legislatures.